क्वांटम केमिस्ट्री में अभी तक आप लोग ऑपरेटर अलजेब्रा को कवर कर चुके हो। ऑपरेटर अलजेब्रा के अंदर आप लोगों ने कम्यूटेटर और हर्मिटिसिटी के ऊपर अच्छा खासा फोकस किया। उसको पढ़ने के बाद आप लोगों ने आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू इक्वेशन को पढ़ा और उसके बाद आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी और नॉर्मलाइजेशन के कंसेप्ट को अच्छे से देखा। प्रोबेबिलिटी के अंदर आप लोगों ने पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला याद किया, जहाँ पर आपका बॉक्स 0 से L लेंथ का था। उसको पढ़ने के बाद आप लोगों ने पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ा कि क्या आपके पास पोस्टुलेट दिए गए हैं, और इन टोटल अभी तक हम लोग 5 पोस्टुलेट को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। पोस्टुलेट को पढ़ने के बाद आप लोगों ने एक चार्ट याद किया जिसकी ज़रूरत आपको पूरी क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाली है। उस चार्ट के अंदर आपने याद किया कि क्या आपके पास श्रोडिंगर फंक्शन आपको दिए गए हैं पार्टिकल 1D बॉक्स के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए और रिजिड रोटर के लिए। आपने चारों मॉडल के कोरस्पॉन्डिंग आप लोगों ने श्रोडिंगर फंक्शन को याद किया और साथ साथ आपने उसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी को भी आपने वहाँ पर याद किया। आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हाइड्रोजन एटम को पढ़ते वक्त आपको कौन कौन सी मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है और कैसे आप लोग हाइड्रोजन एटम के केस के अंदर एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करते हो, कैसे आप लोग हाइड्रोजन एटम के केस के अंदर फंक्शन को नॉर्मलाइज करते हो। और हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको एक चार्ट दिया था याद करने के लिए क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उस चार्ट को याद कर लिया होगा। ज़्यादा कुछ याद करने का उसके अंदर था नहीं, लेकिन आपको वहां पर सिर्फ फंक्शन को याद करना है कि किस मॉडल के लिए आपके पास क्या फंक्शन होता है, और आपको याद करना है कि आपके एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है nth लेवल के लिए। अगर आपको वो सब याद है तो आप मतलब आपको पूरा चार्ट याद है। आपको डी टाउ की वैल्यू भी याद रखनी है, पार्टिकल 1D बॉक्स के लिए क्या होगी, वो आपके हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगी, रिजिड रोटर के लिए क्या होगी। आपको उन सब चीज़ों को याद करना था और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वो सब चीज़ें याद कर ली होगी। देखिए, अगर आपने क्वांटम केमिस्ट्री के मेरे लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप पहले उनको देख कर आइए, तभी आपको क्वांटम केमिस्ट्री समझ में आएगी। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं और डायरेक्टली आप लोग इस लेक्चर के अंदर आए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप जाकर प्रीवियस के लेक्चर देख लीजिए, ताकि आप लोगों को क्वांटम केमिस्ट्री समझ में आने लग जाए। तो लास्ट लेक्चर के अंदर जो मैंने आपको चार्ट दिया था उसके अंदर से मैंने यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन एटम को उठाया है। पहले हम लोग हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, किस तरीके से हाइड्रोजन एटम के अंदर फंक्शन यहाँ पर वेरी करता है, कैसे उसके नॉर्मलाइज करते हैं, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी किस तरीके से निकालते हैं, उन सब चीज़ों की बात करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको आज एक डीपीपी दूंगा क्वांटम केमिस्ट्री की। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको डीपीपी मिल जाएगी क्वांटम केमिस्ट्री की। सेकेंड डीपीपी होगी, फर्स्ट डीपीपी मैं दे चुका हूँ जिसके अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन करे थे ऑपरेटर अलजेब्रा से रिलेटेड, यानी कि कम्यूटेटर और हर्मिटिसिटी से रिलेटेड हमने जो क्वेश्चंस थे वो सब मैंने दिए थे आपको डीपीपी 1 के अंदर। लेकिन हर्मिटिसिटी के बाद जो हमने चीज़ें पढ़ी है, हमने आइगन फंक्शन पढ़ा है, आइगन वैल्यू इक्वेशन पढ़ी है, हमने एवरेज वैल्यू पढ़ा है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू पढ़ा है, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है, नॉर्मलाइजेशन पढ़ा है। तो उनके जो क्वेश्चन है आपके पास वो मैंने डाले हैं डीपीपी 2 के अंदर। सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के हैं। टीफर के क्वेश्चन मैंने उठाए हुए हैं, क्योंकि टीफर के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर उठाए हैं, क्योंकि टीफर के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल बेस होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। वहाँ से आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं और चांसेस भी हैं कि नेट के अंदर वो क्वेश्चन आ जाए। मैंने गेट के क्वेश्चन भी वहाँ पर आपको दिए हैं, जो आपके पास रिसेंट ईयर के अंदर CSIR नेट के अंदर जो क्वेश्चन आए मैंने आपको वहाँ पर वो क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। तो इन टोटल 19 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं डीपीपी के अंदर। कुछ क्वेश्चन मैं आज की क्लास के अंदर सोल्व आने वाला हूं जो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, जो थोड़े से आपको जिसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, उन क्वेश्चन को मैं आज यहाँ पर क्लास के अंदर कराने वाला हूं। बाकी आप लोग खुद कर देखिए। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड में जाते जाते हम लोग कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर के। तो वीडियो को आज के वीडियो को आप पूरा देखिए, और आज हम लोग हाइड्रोजन एटम के बेसिक्स की बातें करेंगे, कैसे हम लोग हाइड्रोजन एटम के अंदर चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरी चीज़ देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आराम से हर चीज़ को समझते हुए चलिए। तो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको जो चार्ट दिया था उसके अंदर से मैंने हाइड्रोजन एटम को उठाया है, उसके रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। आपने वहाँ पर देखा था कि जो आपका psi1s था, यानी कि 1s ऑर्बिटल के लिए जो आपका श्रोडिंगर फंक्शन था वो आपका था 1/√π इंटू में a0 रेज़ टू द पावर 3/2 डॉट e रेज़ टू द पावर -r/a0। ये आपका श्रोडिंगर फंक्शन था 1s ऑर्बिटल के लिए। हम हाइड्रोजन एटम के लिए, आप हाइड्रोजन एटम के अंदर हम लोग 1s को पढ़ने
पढ़ने वाले हैं। 2s ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, 2p के लिए क्या होता है, 3d के लिए क्या होता है, 3p के लिए होता है, सारे के सारे ऑर्बिटल के लिए हम लोग फंक्शन को पढ़ेंगे। लेकिन सबको अगर अलग अलग याद करने लग गए तो फिर ना तो हमसे याद होने वाले हैं और ना ही हम लोग उसके ऊपर कुछ काम कर पाएंगे। तो बेसिकली हम लोग एन के लिए निकालेंगे कि आपका फंक्शन किसी भी ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, एन एल एम आपके पास जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ऑर्बिटल के लिए, एन क्वांटम नंबर क्या होता है, एल क्वांटम नंबर क्या होता है, एम क्या होता है। तो बेसिकली हम लोग एक फंक्शन को डिराइव करेंगे एन एल और एम के टर्म के अंदर। उसके अंदर हम लोग एन की वैल्यू पुट करते रहेंगे, एल की वैल्यू पुट करते रहेंगे, एम की वैल्यू पुट करते रहेंगे और आपके पास फंक्शंस जनरेट होते रहेंगे 1s के लिए भी, 2s के लिए भी, 2p के लिए भी। तो उन सब के लिए याद करने के लिए आपके पास एक जनरल फॉर्मूला आ जाएगा। लेकिन 1s का तो आपको याद होना ही चाहिए फंक्शन की 1s के लिए फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट है और ग्राउंड स्टेट के ऊपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं नेट के अंदर। तो आपको 1s के लिए हाइड्रोजन एटम का वेव फंक्शन याद होना चाहिए। वो आपके पास होता है 1/√π इंटू में a0 की पावर 3/2 इंटू में e⁻⁻r अपॉन में a0। ये आपके पास वेव फंक्शन होता है, ये आपको याद करना है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि जो आपका वॉल्यूम एलिमेंट होता है हाइड्रोजन एटम के केस के अंदर, इस केस के अंदर आपके पोलर कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे होते हैं। अगर आपके पोलर कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो यहाँ पर थीटा भी आने वाला है, यहाँ पर फाई भी आएगा और साथ साथ आपका जो वेरिएशन हो रहा होता है वो एक ही प्लेन के अंदर हो रहा होता है रोटेशन के अंदर। तो यहाँ पर आपके पास आर डिस्टेंस भी आने वाला है। तो जो आपके पास वेरिएबल्स रहेंगे यहाँ पर आर रहेंगे, थीटा रहेंगे, फाई रहेंगे। इनकी लिमिट्स मैंने किस हिसाब से लगाई थी, मैंने आपको वहाँ पर कल एक्सप्लेन किया था कि जो आपके पास आर की लिमिट्स रहेगी वो 0 से इन्फिनाइट रहेगी, जो आपके पास थीटा की लिमिट रहेगी वो 0 से पाई रहेगी और जो आपके पास फाई की लिमिट रहेगी वो आपकी 0 से 2π रहेगी। अगर आपको इन बातों में कोई कंफ्यूजन है तो आप लास्ट लेक्चर के अंदर जहाँ पर मैंने आपको चार्ट एक्सप्लेन करा था आप वहाँ पर जाकर देख कर आइए मैंने किस तरीके से लिमिट्स को डिफाइन किया हुआ है आर के लिए, थीटा के लिए और फाई के लिए। तो आज के लेक्चर के अंदर मैंने वो चीज़ें यहाँ से उठा ली है। मैंने साई फंक्शन को, साई 1s के फंक्शन को उठा लिया है, मैंने डी टाउ को उठा लिया है, मैंने उसके साथ साथ यहाँ पर लिमिट्स को भी देख लिया है। डी टाउ के पास था r² dr sin थीटा डी थीटा डी फाई और r की लिमिट थी 0 से इन्फिनाइट, थीटा था 0 से पाई और आपका फाई था 0 से 2π। तो ये आज की क्लास के पहले मैंने आपको ये उठा लिया है। अब बात कर रहे हैं हाइड्रोजन एटम की। मान लो आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ एक। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है कि नॉर्मलाइज द वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम विद वेव फंक्शन साई इक्वल टू e⁻⁻r। अब आपको ये वेव फंक्शन दिया हुआ है किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए और उसने कहा है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो उसके लिए आपको इस फंक्शन को नॉर्मलाइज करना है। तो आपको हाइड्रोजन एटम के लिए क्या क्या बातें पता हैं। आपको ये पता है कि उसके केस के अंदर आपका डी टाउ क्या होने वाला है, साथ साथ आपको यहाँ पर फंक्शन को क्या करना है, नॉर्मलाइज करना है। तो आपको पता है टू मेक साई नॉर्मलाइज, फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए आपको इंटीग्रल निकालना पड़ता है साई स्टार साई डी टाउ ओवर एंटायर स्पेस। अगर वो आपका 1 के बराबर आ गया इसका मतलब आपका फंक्शन ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है। लेकिन अगर 1 के बराबर नहीं आया तो जिसके भी बराबर आया उसको उल्टा करो, उसके ऊपर रूट लगाओ और फंक्शन के साथ में जोड़ दो, आपका फंक्शन नॉर्मलाइज हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोग पढ़ चुके हैं जब हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन सीखा था कि कैसे हम लोग नॉर्मलाइजेशन करते हैं। डिफरेंस क्या है यहाँ पर आपका डिफरेंस आया डी टाउ का। यहाँ पर जो आपका डी टाउ है वो 3 वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, आर के ऊपर कर रहा है, थीटा के ऊपर कर रहा है और फाई के ऊपर कर रहा है। तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे, देखिए इस केस के अंदर आपका जो साई है वो क्या है, e⁻⁻r है। अब इस फंक्शन के अंदर कहीं भी आयोटा नहीं है। अगर आपके फंक्शन के अंदर कहीं भी आयोटा यानी कि इमेजिनरी पार्ट नहीं होता तो साई और साई स्टार आपका सेम रहेगा। तो साई स्टार आपका क्या रहेगा, e⁻⁻ का r रहेगा। आपको पता है कि नॉर्मलाइज करने के लिए आपको ये वाली टर्म कैलकुलेट करनी पड़ती है। आपको इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी टाउ निकालना पड़ता है ओवर एंटायर स्पेस। तो आप यहाँ पर साई स्टार की वैल्यू रख दो और साई की वैल्यू रख दो। साई की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, आपको गिवन है e⁻⁻r। साई स्टार भी आपका क्या रहेगा, e⁻⁻r। अब बात करते हैं डी टाउ का। तो टेबल से आपको याद है कि आपका जो डी टाउ है वो होने वाला है r² dr sin थीटा डी थीटा डी फाई। अब आप ध्यान से देखो इस पूरे इंटीग्रेशन को, तो यहाँ पर आपके पास 3 टाइप के वेरिएबल्स हैं। आपके पास dr है, आपके पास डी थीटा है और आपके पास डी फाई है। तो जब भी आपके पास 3 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं तो वहाँ पर आपको करना पड़ता है ट्रिपल इंटीग्रेशन। तो आपको यहाँ पर 3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तीनों वेरिएबल्स के लिए अलग अलग लिमिट पुट करनी पड़ेगी। आर के लिए मैंने पुट कर दिया 0 से इन्फिनाइट, फिर मैंने पुट किया थीटा के लिए मैंने पुट कर दिया 0 से फाई, फिर मैंने पुट कर दिया डी फाई के लिए 0 से 2π। देखिए अगर आप लोग बायोलॉजी साइड के हैं, अगर आप लोगों के पास 12th के अंदर नॉन मेडिकल था तो आप लोग इस टाइम पे ट्रिपल इंटीग्रेशन को देखकर
शायद सोच रहे हो कि कितनी ज़्यादा मैथमेटिक्स यहाँ पर लगने वाली है, तो डरने की बात नहीं है। अगर आप लोग नॉन मेडिकल साइड से हो तो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि इन इंटीग्रेशन को हम लोग केमिस्ट्री के अंदर सोल्व नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट उनकी वैल्यूज़ को याद करते हैं, और याद करने के अंदर तो आप लोग माहिर हो। अब जो बच्चे मैथ साइड के हैं उनको तो इंटीग्रेशन वैसे भी आता है, तो वो चाहे तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करके उसके बाद इनकी वैल्यूज़ को याद कर सकता है, या फिर वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू को याद कर ले। तो बायो साइड के भी हो या फिर आप लोग नॉन मेडिकल साइड के, फिर मेडिकल साइड के हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ के बाद आप लोग इन इंटीग्रेशन को कैसे सोल्व करते हो, इसकी वैल्यूज़ को आपको डायरेक्टली याद करना है। अभी तक क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर हम लोग 2 इंटीग्रेशन को याद कर चुके हैं। पहला हमने क्या याद किया था, कोस स्क्वायर bx dx को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, हमने वहाँ पर उसकी बात की थी। फिर हमने इंटीग्रेशन याद किया था साइन स्क्वायर bx dx का। वो 2 इंटीग्रेशन हम लोग याद कर चुके हैं। उस टाइम मैंने आपसे कहा था कि क्वांटम केमिस्ट्री में आपको और भी इंटीग्रेशन याद करने हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तब मैं आपके साथ उनकी बातें करूँगा। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर हमें कुछ लिमिटेड इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए, उनकी हमें ज़रूरत पड़ी थी प्रोबेबिलिटी के अंदर, हाइड्रोजन एटम के अंदर हमें अलग इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है, प्रोबेबिलिटी के अंदर अलग इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ने वाली है। तो आप लोग हर इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलेस हैं उनको क्लासीफाई करते जाइए कि किस टाइम मुझे किस इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की जरूरत मुझे कहाँ पर पड़ने वाली है। अब जिन इंटीग्रेशन की जरूरत आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर पड़ी थी वो आपको वहीं पर पड़ेगी, जिनकी जरूरत आपको हाइड्रोजन एटम के अंदर पड़ रही है वो आपको हाइड्रोजन एटम के अंदर पड़ेगी। हो सकता है कि रिजिड रोटर को पढ़ते वक्त आपको कुछ अलग इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ को याद करना पड़े। तो आप साथ साथ इनको क्लासीफाई करते रहिए किस टाइम के ऊपर आपको क्या चीज़ याद रखनी है, ताकि आप लोग जब भी एग्जाम के अंदर बैठे हुए और आपके पास क्वेश्चन आ जाए हाइड्रोजन एटम का, तो एकदम से आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि मैंने हाइड्रोजन एटम को पढ़ते वक्त मैंने 4 इंटीग्रेशन की वैल्यूज़ को याद किया था और वो इंटीग्रेशन मेरे ये थे। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी को पढ़ते वक्त मैंने 2 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को याद किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन 1D बॉक्स। तो मैंने वहाँ पर दो फॉर्मूले को याद किया था, साइन स्क्वायर bx और कोस स्क्वायर bx को। मैं अगर यहाँ पर हाइड्रोजन एटम पढ़ रहा हूँ तो इस केस के अंदर मैं अलग इंटीग्रेशन को याद कर रहा हूँ। तो वो सब चीज़ें आपके दिमाग में अलग अलग तरीके से क्लासीफाई होनी चाहिए, तभी आपको वो चीज़ें ईजिली याद हो जाएंगी। तो अगर आप इस फंक्शन को नॉर्मलाइज करना चाहते हो तो आपके पास आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। चलिए मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ, शो दैट द वेव फंक्शन फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज, ये आपको psi1s दिया हुआ है, psi1s इक्वल टू क्या 1/√π a0 की पावर 3/2 n2 में e रेज टू दी पावर -r/ में a0। चौथी बार मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक बार चार्ट में लिख चुका, एक बार पिछले क्वेश्चन में लिख चुका, एक बार उससे पहले भी लिख चुका, चौथी टाइम मैं इसको लिख रहा हूँ। अगर आप भी साथ साथ नोट्स बना रहे हो तो आप लोगों को अब तक ये psi1s याद हो जाना चाहिए। जैसे आप लोगों ने पार्टिकल 1D बॉक्स का याद किया था कि √2/L sin n/x/L होता है, √2/L sin n/x/L होता है, वैसे ही आपको sin1s भी याद करना है हाइड्रोजन एटम के लिए, 1/√π a0 3/2 e रेज टू दी पावर -r/a0 होता है। याद करना इतना टफ नहीं है, आप लोग ऐसे बार बार बोलते रहोगे तब भी आपको ये ईजिली याद हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको शो करना है कि जो आपका फंक्शन है वो नॉर्मलाइज है। अब नॉर्मलाइज को आप शो कैसे करते हो, आप लोग निकालते हो साई स्टार साई डी टाउ। अगर आपका 1 के बराबर आ गया, ओवर एंटायर स्पेस आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, अगर ये 1 के बराबर आ गया तो आपका ये फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है। अभी आप इसको शो करोगे तब भी आप लोग क्या करोगे, psi1s की वैल्यू पुट करोगे, 1s की वैल्यू आपने पुट कर दी, 1/√π a0 3/2 e रेज टू दी पावर -r/a0, ये आपने किसकी वैल्यू पुट करी, साई स्टार की वैल्यू पुट करी। कहीं पर भी यहाँ पर आयोटा नहीं है तो साई स्टार और साई की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। फिर आपने क्या किया, आपने साई की वैल्यू को पुट किया 1/√π a0 3/2 e रेज टू दी पावर -r/ में a0। उसके बाद आपने क्या किया, डी टाउ की वैल्यू को पुट कर दिया। डी टाउ के पास क्या है, r² dr साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास डी टाउ है, ये आपके पास साई है, ये आपके पास साई स्टार है। लेकिन जब आप इसको भी सोल्व करोगे तो यहाँ पर भी आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। तो अब देखते हैं कि हम लोग इस ट्रिपल इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या इसका मेथड होता है और कौन कौन सी मैथमेटिक्स आपके पास इन्वॉल्व होने वाली है जब भी आप लोग हाइड्रोजन एटम को पढ़ने वाले हो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल भी टफ समझिए मत, बस इसको पढ़ते रहिए, आपको ये सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। तो मैथमेटिक्स को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपको इंटीग्रेशन याद करना है वो आपको याद करना है ये इंटीग्रेशन ऑफ r की पावर n e रेज टू दी पावर α/r dr। ये इंटीग्रेशन क्यों ज़रूरत पड़ने वाली है इसकी थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन आपको इंटीग्रेशन याद करना है। इंटीग्रेशन ऑफ r के ऊपर कोई भी पावर हो, r रेज टू दी पावर n आपके पास पावर दी गई हो और साथ में मल्टीप्लाई हो e रेज टू दी पावर -α/r,
और साथ में आपको वेरिएबल जो दिया हो डी आर दिया हो, तो डी आर के आपके जो हाइड्रोजन एटम में जो आपकी लिमिट होती है वो 0 से इन्फिनिटी होती है। तो आपको ये चीज़ इसलिए याद रखनी है कि आपको इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसकी आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है। वैल्यू आपके पास निकल कर आती है n फैक्टोरियल अपॉन में अल्फा रेज टू द पावर n+1। n फैक्टोरियल क्या होता है? n फैक्टोरियल आपके पास होता है n मल्टीप्लाई n माइनस का 1, n2 में n माइनस का 2, n माइनस का n सो। जैसे अगर आपसे मैं बोल दूं कि 5 फैक्टोरियल क्या है, तो ये आपके पास होगा 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। अगर मैं आपसे बोलूं कि 7 फैक्टोरियल क्या है, तो 7 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1। तो इस तरीके से आपका फैक्टोरियल चलता है। आपको रिवर्स ऑर्डर के अंदर हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर मैं इसके इंटीग्रेशन की बात करूं तो इसका इंटीग्रेशन निकल कर आएगा n फैक्टोरियल अपॉन में अल्फा रेज टू द पावर n+1। ये आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। इसके अंदर आपका n क्या है? जो भी r के ऊपर पावर है, पावर ऑफ r मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, r के ऊपर जो भी पावर है वो आपका n के बराबर होगा। अल्फा किसके बराबर होगा? e रेज टू दी पावर, e के ऊपर आपके पास माइनस की r को छोड़ के, e रेज टू दी पावर माइनस के r को छोड़ के जो भी एंटिटी माइनस के r के साथ है उसको आप क्या बोलते हो? उसको आप अल्फा बोलते हो। e रेज टू दी पावर माइनस r को छोड़ के जो भी एंटिटी r के साथ मल्टीप्लाई हो रही है उसे आप क्या बोलते हो? अल्फा बोलते हो। तो आपका फॉर्मूला बनता है इंटीग्रेशन ऑफ r रेज टू दी पावर n e रेज टू दी पावर माइनस अल्फा r डी आर का n फैक्टोरियल अपॉन में अल्फा इंटू अल्फा रेज टू दी पावर n+1। इंटीग्रेशन आप कर रहे हो 0 से इन्फिनिटी। ये आपका फॉर्मूला बन गया, आपको इसको याद करना है। सेकंड जो आपका फॉर्मूला याद करना है वो आपको इंटीग्रेशन याद करना है साइन थीटा डी थीटा। अगर आप इसको याद भी ना करो तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। साइन थीटा इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस का कोस थीटा होता है। लिमिट पुट क्या करोगे आप? 0 से पाई पुट करोगे, यानी कि क्या? पहले अपर लिमिट कोस पाई, माइनस को आप बाहर ले जाओ, कोस पाई माइनस का कोस 0। कोस पाई क्या होता है? माइनस का 1 होता है। कोस 0 क्या होता है? प्लस का 1 होता है। तो ये आपने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, बाहर माइनस था ही, तो ये आपके पास प्लस का 2 निकल कर आएगा। इसकी वैल्यू आप याद करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको इसको बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है। तो कब तक आप लोग इस तरीके से इसको सोल्व करोगे? वैसे भी जब आप इसको इस तरीके से सोल्व करोगे तो आपको अपने आप इसकी वैल्यू याद हो जाएगी। तो साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई हमारा क्या होता है? 2 के बराबर होता है। याद रखिए लिमिट आपकी यहाँ पर 0 से पाई है। 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा क्या होता है? 2 होता है। अगर मैं लिमिट को चेंज किया तो आपकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर भी अगर आपने लिमिट्स को चेंज किया तो आपकी वैल्यू इसके बराबर नहीं आएगी। आपकी वैल्यू इसके बराबर आ रही है जब आपका लिमिट क्या हो? 0 से इन्फिनिटी की आपकी लिमिट हो। उसी तरीके से साइन थीटा डी थीटा आपका 2 के बराबर होगा जब आपके पास लिमिट्स क्या होगी? 0 से पाई की आपके पास लिमिट्स होगी। अब बात करते हैं कि आपका डी फाई 0 से 2 पाई क्या होगा? तो डी फाई का इंटीग्रेशन 5 होगा। लिमिट क्या लगाओगे? 0 से 2 पाई लगाओगे। 2 पाई माइनस का 0, ये आपके पास 2 पाई निकल कर आ जाएगा। तो इन दोनों इंटीग्रेशन को याद करने में कोई दिक्कत है नहीं है, तो आपको वैसे ही पता है। आपको सिर्फ एक इंटीग्रेशन याद करना है हाइड्रोजन एटम को पढ़ते हुए, वो भी इतना मुश्किल नहीं है। r के ऊपर जो भी पावर है उसको आप n बोलते हो। e रेज टू दी पावर माइनस r को छोड़ के जो भी r के साथ है उसको आप अल्फा बोलते हो। फॉर्मूला क्या निकल कर आएगा? n फैक्टोरियल अपॉन में अल्फा, n फैक्टोरियल अपॉन में आपका अल्फा रेज टू दी पावर n+1, n फैक्टोरियल अपॉन में अल्फा रेज टू दी पावर n+1। ये आपका फॉर्मूला निकल कर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ r रेज टू दी पावर n e रेज टू दी पावर माइनस अल्फा r डी आर। इंटीग्रेशन लिमिट क्या है? 0 से इन्फिनिटी है। आपको इसको याद रखना है एज इट इज़। अब चलते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन के ऊपर। आपके पास पहला क्वेश्चन क्या था? आपको वहाँ पर e रेज टू दी पावर माइनस r को नॉर्मलाइज करना था और हम लोग इस स्टेप के ऊपर आकर अटक गए थे जहाँ पर आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ने वाली थी। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन कोई बहुत अलग चीज़ नहीं होती। ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है कि आपको 3 बार इंटीग्रेट करना है। हर वेरिएबल पार्ट को अलग अलग कर लो। आपके पास 3 वेरिएबल है तो तीनों वेरिएबल को अलग अलग कर लो, तीनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, बाद में उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इतनी कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है नहीं। तो आपने क्या किया? आपने डी आर वाले पार्ट को आर वाले पार्ट को अलग कर दिया, थीटा वाले पार्ट को अलग कर दिया और डी फाई वाले पार्ट को अलग कर दिया। तो आर वाले पार्ट में वो चीज़ आएंगी जो आर के साथ वेरी कर रही हैं, जैसे कि ई रेज टू दी पावर माइनस आर, ई रेज टू दी पावर माइनस आर और आर स्क्वायर। तो आपने क्या किया? इस आर वाले पार्ट को आपने अलग कर दिया, आर वाले पार्ट को आपने अलग लिख दिया। ई रेज टू दी पावर आर इंटू में ई रेज टू दी पावर माइनस आर, आर स्क्वायर डी आर, ये आपने इसको अलग कर दिया। आर की लिमिट्स क्या है? 0 से इन्फिनिट है, 0 से आपने इन्फिनिट में लगा दिया। उसके बाद आपने क्या किया? आपने थीटा वाले पार्ट को अलग रखा। थीटा के साथ यहाँ पर सिर्फ साइन थीटा है तो आपने क्या लिखा? साइन थीटा डी थीटा। लिमिट आपने
आपने इसकी लगा दी 0 से पाई, जो थीटा जो हमारी थीटा की लिमिट्स थी 0 से पाई आपने यहाँ पर लिमिट लगा दी। फिर आपने क्या किया, फाई वाले पार्ट को अलग कर दिया। फाई वाले पार्ट में क्या है, सिर्फ डी फाई है, इसकी लिमिट आपने 0 से 2 पाई लगा दिया। उसके बाद आपने इसको सिंपल लिख दिया। आप ई रेज टू दी पावर माइनस आर इंटू में ई रेज टू दी पावर माइनस आर को लिख सकते हो, ई रेज टू दी पावर माइनस का 2r, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो आपने इस चीज़ को लिख दिया आर स्क्वायर इंटू में ई रेज टू दी पावर माइनस का 2r इंटू में डी आर। ये आपके पास एक इंटीग्रेशन बन गया, इंटीग्रेशन नंबर 1 मैं इसको बोल रहा हूँ। सेकंड क्या बन जाएगा आपके पास, साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई, ये आपके पास सेकंड इंटीग्रेशन बन गया। थर्ड क्या बन जाएगा, डी फाई का 0 से 2 पाई, ये आपके पास थर्ड इंटीग्रेशन बन गया। तो अगर आप इन इंटीग्रेशन को ध्यान से देखो, आपको तीनों इंटीग्रेशन की वैल्यू पता है। पहले इंटीग्रेशन के लिए आपने फॉर्मूला याद किया हुआ है। फॉर्मूला किस चीज़ का था, किस चीज़ के लिए था वो, आर रेज टू दी पावर एन ई रेज टू दी पावर अल्फा आर के लिए, ई रेज टू दी पावर माइनस अल्फा आर डी आर, लिमिट 0 से इन्फिनिट के लिए आपको फॉर्मूला याद है। और वो सेम इंटीग्रेशन, उसी फॉर्म का इंटीग्रेशन आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 1 आपका हो जाएगा, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है। सेकंड क्या है, साइन थीटा डी थीटा 0 से पाई, आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो, डायरेक्ट पता हो 2 के बराबर तो भी ठीक है, नहीं पता हो तब भी आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे, तो सेकंड को भी आप कर लोगे। तीसरा क्या है आपके पास, डी फाई 0 से 2 पाई, आपको इसको इंटीग्रेट करना है, डायरेक्ट पता हो 2 पाई है तो भी ठीक है, नहीं पता हो तब भी आप इसको 1 सेकंड के अंदर कर लोगे और आपका इसका आंसर भी 2 पाई निकल कर आ जाएगा। तो इसका भी आपको पता है। अब इस वाले केस को आप कैसे करोगे, पहले वाले इंटीग्रेशन को आप पहले क्या करना है, आपको एन को और आर को पहचानना है। आर के ऊपर जो पावर है वो आपके पास एन थी, तो यहाँ पर आर के ऊपर क्या पावर है, 2 है, तो एन आपका क्या है, 2 है। अल्फा आपके पास क्या था, ई के ऊपर माइनस आर को छोड़ के जो भी है वो आपका अल्फा है। ई के ऊपर माइनस आर को छोड़ के जो भी है वो क्या है, आपका अल्फा है। ई के ऊपर माइनस आर को छोड़ के जो भी है वो क्या है, आपका अल्फा है। तो क्या बच गया आपके पास, सिर्फ 2 बच गया। तो अल्फा भी आपके पास यहाँ पर 2 है। तो आपने क्या लगाया, आपने फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या था आपके पास, एन फैक्टोरियल अल्फा रेज टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय अल्फा रेज टू द पावर एन प्लस 1। तो आपने फॉर्मूला लगाया, एन फैक्टोरियल मतलब क्या, 2 फैक्टोरियल इंटू में क्या, डिवाइड बाय क्या, 2 रेज टू द पावर 2 प्लस 1, ये क्या है, अल्फा रेज टू द पावर 2n प्लस 1। अल्फा भी आपका 2 है और n भी आपका क्या है, 2 है। तो आपने यहाँ पर इसको फॉर्मूला लगा दिया। आपका साइन थीटा डी क्या था, 0 से पाई 2 था, आपका डी फाई क्या निकल था, 2 पाई निकल कर आया था। तो ये वैल्यू क्या निकल कर आएगी आपके पास 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल होगा 2 इंटू में 1, ये साथ में 2 और 2 पाई है ही, तो साथ में क्या 2 और 2 पाई आपके पास है ही। नीचे आपके पास क्या है, 2 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू में 2 हो जाएगा। तो इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, इस 2 से ये कट गया, तो आपके पास निकल कर आ गया आंसर पाई। तो अगर ये 1 के बराबर नहीं निकल कर आया, इसका मतलब क्या, आपका फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है। तो लेकिन अगर आप इसको नॉर्मलाइज करना चाहते हो तो जिसके बराबर भी आपकी इसकी वैल्यू निकल कर आई उसको उल्टा करो, उसके ऊपर रूट लगाओ और फंक्शन के साथ उसको चिपका दो। तो पाई आपके पास निकल कर आया, इसको आपने क्या किया, उल्टा किया, इसके ऊपर आपने क्या लगा दिया, रूट लगा दिया। तो आप इसको लिख सकते हो 1/√पाई, क्योंकि 1 का रूट तो 1 ही होता है, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो 1/√पाई को आपने क्या किया, फंक्शन के साथ चिपका दिया। 1/√पाई को आपने फंक्शन के साथ चिपका दिया और आपका फंक्शन नॉर्मलाइज हो गया हाइड्रोजन एटम के केस के अंदर। तो इस पूरे फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए आपको नई चीज़ की क्या जरूरत पड़ी, आपको सिर्फ इस इंटीग्रेशन को याद करना था। क्या इंटीग्रेशन था, आर रेज टू दी पावर एन ई रेज टू दी पावर माइनस अल्फा आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में अल्फा रेज टू दी पावर n प्लस 1, ये आपका इंटीग्रेशन होता है। अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो आर रेज टू दी पावर एन ई रेज टू दी पावर माइनस अल्फा आर डी आर को 0 से इन्फिनिट के लिए 10 बार तो मैं आपको बोल चुका हूँ ये बात, तो अभी तक तो आपको याद हो गई होगी कि आपका ये इंटीग्रेशन किसके बराबर है। वैसे भी आपको इसको याद करना है। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या था, आप उसके अंदर कह रहे थे कि आपके पास फंक्शन गिवन है साई 1s का, श्रोडिंगर फंक्शन आपको गिवन था साई 1s का, आपको प्रूव करना था कि क्या वो नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है। तो हम उस केस के अंदर भी यहाँ पर आके अटक गए थे, जहाँ पर आपके पास ट्रिपल इंटीग्रेशन की चीज़ आके अटक गई थी। यहाँ पर आपने क्या किया है, आपने पहले साई को पुट किया है, ये आप साई स्टार को पुट किया है, ये आपका क्या है, ये आपका साई है और ये आपका क्या है, डी टाउ है। आपको इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर किसके बराबर प्रूव करना है, 1 के बराबर प्रूव करना है। 3 टाइप के वेरिएबल थे, इसलिए आप यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन कर रहे हो। डी आर वेरी कर रहा है 0 से इन्फिनिट, डी थीटा वेरी कर रहा है 0 से पाई, डी फाई वेरी कर रहा है 0 से 2 पाई। आपने इसको अलग अलग कर लिया, आर वाले टर्म को एक साथ, थीटा वाले टर्म को एक साथ, फाई वाले टर्म को एक साथ। लेकिन उससे पहले आप लोग इंटीग्रेशन के अंदर से कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो। तो पाई आपके पास कांस्टेंट होता है, ए नोट भी आपका कांस्टेंट होता है, भोर रेडियस के बराबर होता है, तो ये भी आपका कांस्टेंट है। तो अगर आपका ए नोट कांस्टेंट है तो ए नोट रेज टू द पावर 3/2 भी आपका कांस्टेंट होगा। तो 1/√पाई ए नोट 3/2 आप यहाँ से बाहर निकाल लो, 1/√पाई ए नोट 3/2 आप यहाँ से बाहर निकाल लो। तो जब आप इनको बाहर निकालोगे तो √पाई क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, और ए नोट की पावर 3/2 इंटू में ए नोट की पावर 3/2 क्या हो जाएगा, ए नोट की पावर
3 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको बाहर निकाला, इन दोनों को बाहर निकाला, मैंने क्या लिख दिया 1/पाई इंटू में a0/3 मैंने यहाँ पर इसको लिख दिया। उसके बाद जो आपका अंदर ट्रिपल इंटीग्रेशन था मैंने इसको अलग अलग करके खोल दिया। r वाले टर्म्स एक साथ, थीटा वाले टर्म्स एक साथ, फाई वाले टर्म्स एक साथ। उसके बाद आप इसको लिख सकते हो e रेज़ टू दी पावर माइनस r अपॉन में a0 माइनस का r अपॉन में a0 इक्वल टू क्या हो जाएगा e रेज़ टू दी पावर अपॉन में क्या हो जाएगा e रेज़ टू दी पावर माइनस का 2r अपॉन में a0 आपके पास निकल कर आ जाएगा। साथ में क्या है आपके पास r² है और dr है। तो ये वाली टर्म आपकी कुछ इस तरीके की हो जाएगी, ये वाली टर्म आपके पास कुछ इस तरीके की हो जाएगी। अब आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, आपने इसके जैसा फॉर्मूला तो अभी भी पढ़ा है। क्या पढ़ा था आपने पढ़ा था r रेज़ टू दी पावर n e रेज़ टू दी पावर माइनस अल्फा r dr का अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो 0 से इन्फिनिट तो आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पर dr भी आएगा। तो आपने इसका फॉर्मूला अभी पढ़ा है। आपको बस n और अल्फा को पहचानना है, उसके बाद आपको वैल्यू पुट कर देनी है n फैक्टोरियल अपॉन में अल्फा रेज़ टू दी पावर n+1 के अंदर। तो आपके पास यहाँ पर 3 इंटीग्रेशन है, 1 है, 2 है और 3 है। तीनों को सोल्व करना आपको आता है। पहला आपके पास क्या है इंटीग्रेशन ऑफ r² e रेज़ टू दी पावर माइनस 2/a0। तो अब आपको पता चलना है कि आपका पहले क्या है n क्या है। n क्या होता है आपके पास r के ऊपर जो भी पावर है, तो r के ऊपर पावर क्या है यहाँ पर 2 है, तो n आपके पास क्या हो जाएगा 2 निकल कर आ जाएगा। अब आपको पहचानना है कि आपका अल्फा क्या है। तो मैंने आपको कहा था कि e के ऊपर माइनस r को छोड़ के जो कुछ भी है वो आपका क्या है अल्फा है। तो आपको माइनस r को छोड़ देना है, आपको माइनस r को छोड़ देना है। तो जो भी बच गया, क्या बच गया आपके पास जो चीज़ बच जाएगी वो बच जाएगी 2/a0 ये आपके पास चीज़ बच गई, 2/a0 आपके पास बच गई। तो आपके पास जो अल्फा है वो क्या हो जाएगा 2/a0 आपका अल्फा निकल कर आ जाएगा। फॉर्मूले के अंदर पुट करो, फॉर्मूला क्या था n फैक्टोरियल अपॉन में अल्फा रेज़ टू दी पावर n+1। n फैक्टोरियल यानी कि क्या 2 फैक्टोरियल, अल्फा क्या 2 अपॉन में a0, इसकी पावर क्या n+1, 2+1 मैंने यहाँ पर कर दिया। 2 फैक्टोरियल ये है आपके पास, नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का क्यूब हो जाएगा और नीचे क्या a0 का क्यूब हो जाएगा। तो a0 यहाँ डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास निकल कर आ गया 2a0 का क्यूब बाय 2 का क्यूब। तो ये आपका पहला इंटीग्रेशन निकल कर आया, उसमें कोई दिक्कत आपको थी नहीं। यहाँ से आप एक 2 को एक 2 से काट सकते हो और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा a0 का क्यूब बाय 4। ये आपका पहला इंटीग्रेशन आपने सॉल्व कर लिया। सेकंड इंटीग्रेशन आपके पास क्या है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा 0 से पाए। इसकी आपको डायरेक्ट वैल्यू याद है, ना भी याद हो तो आप इसको निकाल सकते हो। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस थीटा। आप लोग अपर लिमिट माइनस ओवर लिमिट लगाओगे तो माइनस का बाहर रहेगा, -1 अंदर हो जाएगा, वो आपके पास निकल आ जाएगा 2। तो ये आपके पास 2 हो जाएगा। डी फाई करोगे तो आप इसका आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू को पुट करो, 1 की वैल्यू को 1 के साथ पुट करो, 2 के यहाँ पे पुट करो, 3 के यहाँ करो, साथ में इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। 1 क्या निकल कर आया था 1 आया था आपके पास a0 का क्यूब बाय 4। 2 क्या आया था आपके पास 2 आपके पास था 2। 3 क्या आया था आपके पास 3 आपके पास था 2 पाई। तो 2 × 2 4 होता है, 4 से 4 कट गया। पाई से आपका यहाँ जो बाहर पहले से यहाँ पे आपके पास क्या है, साथ में आपके पास जो ये कांस्टेंट है क्या है आपके पास 1 अपॉन में पाई a0 क्यूब आपके पास पहले से ही बाहर है। तो a0 क्यूब से a0 क्यूब कट जाएगा, इस पाई से वाला पाई कट जाएगा, आपके पास निकल के आ जाएगा 1 आपके पास निकल कर आ जाएगा। मैंने यहाँ पर नीचे दिखाया भी हुआ है 1 अपॉन में पाई a0 क्यूब पहले से बाहर था ही। ये आपका 1 इंटीग्रेशन, ये आपका 2 इंटीग्रेशन, ये आपका 3 इंटीग्रेशन। 2 × 2 4 होता है, 4 से आपका 4 कट गया, a0 क्यूब से a0 क्यूब कट गया, पाई से आपका पाई कट गया, निकल कर आ गया 1। और क्योंकि आपका इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डीटा ओवर एंटायर स्पेस 1 के बराबर निकल कर आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो आपका फंक्शन है वो नॉर्मलाइज्ड है। जितने भी आपको मैंने फंक्शन लिखे हुए हैं चार्ट के अंदर वो सारे श्रोडिंगर के फंक्शन हैं, वो ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड हैं। तो उनकी भी आपको यहाँ पर प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने बस आपको बताया किस तरीके से आप लोग इनको प्रूव कर सकते हो। चलिए, अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछ लेता है, अलग टाइप का थोड़ा सा क्वेश्चन है ये, उसने आपसे क्वेश्चन पूछा फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ r and r² फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये आपको उसने दिया भी हुआ है साई ऑफ 1x। अगर उसने नहीं दिया हो तो तब भी आपको पता है कि साइन ऑफ 1x क्या होता है। तो चलिए, अब आपको निकालनी है एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू को पढ़ते वक्त हमने वहाँ पर फॉर्मूला देखा था। एवरेज वैल्यू का क्या फॉर्मूला था आपको ऑपरेटर को फंक्शन के कॉन्जुगेट और फंक्शन के बीच में रखना है और साथ में आपको क्या लगा देना है डी टर्म लगा देना है। उसके बाद आपको उसको इंटीग्रेट करना है। और ध्यान रहे आपका फंक्शन यहाँ पर कैसा लेना है, नॉर्मलाइज्ड फंक्शन लेना है। अगर आपका फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो पहले आप उसको नॉर्मलाइज करो, उसके बाद आप इस फॉर्मूले के अंदर इसकी वैल्यू को पुट कर दो। तो यहाँ पर जो आपके पास फंक्शन है वो क्या है 1/√πa0 3/2 डॉट e रेज़ टू दी पावर माइनस r अपॉन में a0। आपको पता है कि ये फंक्शन आपका पहले से ही नॉर्मलाइज्ड है, तो आपको चेक करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। आप यहाँ पर एवरेज वैल्यू निकाल रहे हो, तो एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला आपके पास क्या था, ऑपरेटर को फंक्शन के कॉन्जुगेट और फंक्शन के बीच में सैंडविच बना के रख दो और आप साथ में डी टाउ कर दो और उसको इंटीग्रेट आपको यहाँ
पर करना है। तो जब आप एवरेज आर निकालोगे तो आप क्या करोगे, फंक्शन के कॉन्जुगेट, फंक्शन और फंक्शन की वैल्यू या फंक्शन की और फंक्शन की कॉन्जुगेट यहाँ पर सेम रहेंगे, क्योंकि इस फंक्शन के अंदर कहीं भी आपके पास आयोटा नहीं है, तो फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो आपने क्या किया, आपने साई का स्टार लगाया, साई के स्टार के बीच में आपने इसका ऑपरेटर रख दिया, आर का ऑपरेटर सीधा आर होता है। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पर फंक्शन को पुट कर दिया, यहाँ पर फंक्शन को पुट कर दिया, और यहाँ पर क्या है, डी टाउ है। टर्म लंबी हो रही है लेकिन काम आपका उतना आसान ही हो रहा है, आपको कुछ ज़्यादा मुश्किल तो अब तक करना ही नहीं है। आपको फंक्शन का कॉन्जुगेट लेना है, ऑपरेटर लेना है, और आपको फंक्शन लेना है, साथ में डी टाउ कर देना है। हम लोगों ने अभी तक जितने भी ऑपरेटर पढ़े हैं वो सारे कार्टेशियन के वाले पढ़े हैं, यानी कि हमने अभी तक ट्रांसलेशन मोशन वाले और वाइब्रेशनल मोशन वाले पढ़े हैं। हमने अभी तक पोलर कोऑर्डिनेट के ऑपरेटर नहीं पढ़े, लेकिन जो आर होता है इसका सिंपल ऑपरेटर आर ही होता है, क्योंकि आर आपका क्या था, डिस्टेंस था, ये आपका न्यूक्लियस था, इलेक्ट्रॉन आपका कुछ इस तरीके से ट्रैवल कर रहा था, तो आर आपका क्या है, आर आपका कितने डिस्टेंस है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का, इसकी न्यूक्लियस था, तो ये भी तरीका क्या है, डिस्टेंस ही है। तो इसका ऑपरेटर, आर का ऑपरेटर सिंपल क्या होता है, आर ही होता है। तो आपने क्या किया, आपने ऑपरेटर को दो फंक्शन और फंक्शन की कॉन्जुगेट के बीच में सैंडविच कर दिया, साथ में आपने डी टाउ की वैल्यू को पुट कर दिया। अब इस ऑपरेटर का फंक्शन भी ऐसे सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही होता है जैसे पोजीशन का होता है, एक तरीके से आर भी क्या है, पोजीशन ही तो है। उसके बाद आपने क्या किया, आपने आर वाले टर्म को एक साथ रखा, आपने थीटा वाले टर्म को एक साथ रखा, फाई वाले टर्म को आपने एक साथ रखा, और उससे पहले आप लोग सारे कांस्टेंट को पहले से ही बाहर निकाल सकते हो। तो आप सबसे पहले तो कांस्टेंट को बाहर निकालो। कांस्टेंट आपके पास क्या है, ये और ये आपके पास कांस्टेंट है, इन दोनों को आपने बाहर निकाला, बाहर निकल गया 1/में पाई ए नोट का क्यूब। हमने अभी देखा था कि आखिर यहाँ पे रूट पाई इंटू रूट पाई हो गया था, ए नोट की पावर 3/2 इंटू में ए नोट की पावर 3/2 आपके पास ए नोट का क्यूब हो गया था। उसके बाद मैंने क्या किया, आर वाले टर्म को मैंने एक साथ रख दिया, थीटा वाली टर्म को मैंने एक साथ रख दिया, फाई वाले टर्म को मैंने एक साथ रख दिया। अब आर वाले टर्म में आपके पास क्या क्या आएगा, आर स्क्वायर तो आपका यहाँ पर था ही, आर आपका ये रहा, तो ये बन जाएगा आर क्यूब, और ई नोट की पावर आर अपॉन ई नोट की पावर माइनस का आर अपॉन ए नोट इंटू में ई नोट की पावर ई की पावर माइनस का आर नोट अपॉन ए नोट क्या बन जाएगा आपके पास, ई रेज टू दी पावर -2 आर अपॉन में ए नोट। तो ये आपके पास निकल कर आ गया। पहला इंटीग्रेशन आपके पास ये निकल कर आ गया, सेकंड इंटीग्रेशन आपके पास ये निकल कर आ गया, थर्ड इंटीग्रेशन आपके पास ये निकल कर आ गया, और तीनों की आपको डायरेक्ट वैल्यूज पता है किस तरीके से निकलेगी। अब पहले केस को देखो, पहले केस के अंदर आपके पास क्या है, ये एक तरीके से वही फॉर्मेट बन गया, कैसा, आर रेज टू दी पावर एन ई रेज टू दी पावर माइनस अल्फा आर का इंटीग्रेशन डी आर के साथ आपका बन गया 0 से इन्फिनाइट। आपको सिर्फ एन और आर को पहचानना है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था इसका, एन फैक्टोरियल अपॉन में अल्फा रेज टू दी पावर n+1, ये इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था। आपको सिर्फ एन और अल्फा को पहचानना है कि आपका एन क्या है और अल्फा क्या है। अगर आप पहले इंटीग्रेशन को ध्यान से देखें तो आर के ऊपर जो पावर है वो आपके पास एन होता है, पावर क्या है इसके ऊपर 3 है, तो एन आपका क्या हो गया, 3 के बराबर हो गया। उसके बाद मैंने कहा था कि ई रेज टू दी पावर माइनस आर को छोड़ के जो कुछ भी बचा हुआ है वो आपका अल्फा है, तो यहाँ पर आपका अल्फा क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में ए नोट आपका अल्फा हो जाएगा। आपने क्या किया, इसकी वैल्यू को पुट किया, इसकी वैल्यू क्या पुट करी आपने, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 बाई ए नोट का पावर 3+1 इंटू में ये आपका 2 के बराबर होता है, डी फाई आपका 2 पाई के बराबर होता है। आपने इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट किया, ये क्या आता है आपके पास 3 × 2 × 1 इंटू में क्या, यहाँ पर ए नोट की पावर 4 है, इसको नीचे आएगा तो मैंने इसको ऊपर कर दिया, 2 की पावर 4 नीचे आएगा, इंटू में क्या 2 इंटू में 2 पाई, 2 इंटू में 2 पाई, ये आपने यहाँ पर पुट कर दिया। पाई से आपने पाई को काटा, आपने ए नोट की पावर 3 से आपने पावर को काट दिया, ए नोट यहाँ पर बच गया। उसके बाद आपने क्या किया, 2 की पावर 4 है यहाँ पर, तो इसको क्या लिखोगे आप, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2, 4 बार 2 लिखोगे, 2 2 से आपने 2 2 को काट दिया। उसके बाद इस 2 से आपने इस 2 को काट दिया, आपके पास क्या बच गया, 3/2 ए नोट बच गया। इसको आप 1.5 ए नोट भी बोल सकते हो। तो ये एवरेज वैल्यू होती है आर की। हाइड्रोजन एटम के ग्राउंड स्टेट का अगर आपको फंक्शन दिया हो तो उसकी एवरेज वैल्यू आर की क्या होती है, 3/2 ए नोट होती है। आप इसको डायरेक्टली याद भी कर सकते हो, बाकी जब हम हाइड्रोजन एटम को पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको डायरेक्टली वैसे भी याद करवा दूंगा। तो ये आपकी हो गई है आर की वैल्यू। उसी तरीके से आपको आर स्क्वायर की वैल्यू भी लिखनी है। इसका ऑपरेटर क्या होगा आपके पास, आर इंटू में आर होगा, तो डिफरेंस क्या निकल कर आएगा, डिफरेंस बस ये निकल कर आएगा कि यहाँ पर आपके पास आर इंटू में आर होगा, यहाँ पर आर की पावर 4 हो जाएगी, यहाँ पर आपके पास 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 4+1 हो जाएगा, और उस तरीके से आप इसको आगे सोल्व कर दोगे। तो उसको आप खुद कर देखिए कि आर के स्क्वायर की एवरेज वैल्यू क्या आएगी। आर की एवरेज वैल्यू क्या है वो मैंने आपको बता दिया। तो बेसिकली आज की क्लास के अंदर हम लोग बस आपको ये, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ
कि किस तरीके से आपको हाइड्रोजन एटम को पढ़ना है, क्या आपका डी टाउ है, किस तरीके से आपको डी टाउ को यूज़ करना है, कैसे आप फंक्शन को नॉर्मलाइजेशन चेक करते हो, कैसे आप डी टाउ की वैल्यू को पुट करके ट्रिपल इंटीग्रेशन करते हो, कौन कौन से मैथमेटिक्स टूल आपको ज़रूरत पड़ने वाले हैं हाइड्रोजन एटम के अंदर। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर हमने अभी तक कोई भी नई बात नहीं करी, सिर्फ एक नई बात करी कि आपको इंटीग्रेशन याद करना है 0 से पाई r रेज टू दी पावर n e रेज टू दी पावर अल्फा r डी आर के कोरस्पोंडिंग आपको एक इंटीग्रेशन याद करना है जो आपके बराबर होता है n फैक्टोरियल अपॉन में अल्फा रेज टू दी पावर n+1। ये आपको इंटीग्रेशन याद करना है। साथ साथ आपको फंक्शन की वैल्यू याद रखनी है ग्राउंड स्टेट के लिए, वो आपकी होती है 1 अपॉन में रूट पाई ए नोट की पावर 3/2 इंटू में e रेज टू दी पावर -r अपॉन में ए नोट। आपको बस ये फंक्शन की वैल्यू याद रखनी है, आपको ये इंटीग्रेशन की वैल्यू याद रखनी है, बाकी प्रोबेबिलिटी निकालनी आपको आती है, नॉर्मलाइजेशन चेक करना आपको आता है, नॉर्मलाइजेशन आपको प्रूव करना आता है कि आपको नॉर्मलाइजेशन है नहीं है, आपको एवरेज वैल्यू निकालनी आती है अगर आपको ऑपरेटर दिए गए हों। तो आपने यहाँ पर आज एवरेज वैल्यू ऑफ आर निकाल ली, एवरेज वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर निकाल ली। हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड और नई नई बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अभी तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करो ताकि आप लोग भूलो ना। अब हम आगे क्वांटम केमिस्ट्री धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं, पूरे लेक्चर के अंदर आराम से क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन कंफ्यूज होने जैसा अभी तक कुछ आया नहीं है क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, बहुत नॉर्मल चीज़ें हमने अभी तक याद करी है। ऑपरेटर अलजेब्रा के अंदर हम लोगों ने कोमोटेटर को पढ़ा था। कोमोटेटर के अंदर जितने भी आपके पास कोमोटेटर की डायरेक्ट वैल्यूज़ थी उनके जर्नल एक्सप्रेशन का एक बहुत बेहतरीन फॉर्मेट बन गया था और आपने सिर्फ उस फॉर्मेट को याद किया तो कोमोटेटर आपको सारे के सारे आराम से याद हो गए। उसके बाद हर्मिटिसिटी को पढ़ते हुए आपने बस वहाँ पर 5-6 प्रॉपर्टीज़ देखी थी और वो आपको 5-6 प्रॉपर्टीज़ याद करनी है, उनको आप बार बार बोलोगे तो वो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे। उसके बाद आप लोगों ने आइगन फंक्शन देखा, आइगन वैल्यू इक्वेशन देखा, उसके कोरस्पोंडिंग आपने सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी आइगन फंक्शन की, आपको उन दोनों प्रॉपर्टीज़ को याद करना है। फिर आपने देखा कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, तो वो कैलकुलेट करना अभी तक आपको आ गया। उसके बाद आप लोगों ने एवरेज वैल्यू को देखा कि एवरेज वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज वैल्यू नॉर्मलाइजेशन और प्रोबेबिलिटी के अंदर बेसिकली सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी टाउ था, आपको बार बार वही करना था, बस आपके फंक्शन चेंज होते जा रहे थे और आपका डी टाउ चेंज होता जा रहा था। उसके बाद मैंने आपको एक चार्ट पोस्टुलेट पढ़ाया कि पोस्टुलेट क्या है क्वांटम केमिस्ट्री के। 5 पोस्टुलेट हम लोग पढ़ चुके हैं और पाँचों की पाँचों आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको एक चार्ट दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली आपको सिर्फ वो चार्ट ही याद करना है और कुछ याद नहीं करना पूरी क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। अगर आपको वो चार्ट याद हो गया तो आपके पास कुछ भी है नहीं, और उस चार्ट के अंदर भी कुछ ज़्यादा था नहीं, सिर्फ 4 फंक्शन थे और एनर्जी के एक्सप्रेशंस थे जो आपको याद करने हैं। अब ऑपरेटर अलजेब्रा तक की डीपीपी मैं आपको दे चुका हूँ, एक डीपीपी जिसके अंदर 25 क्वेश्चंस थे। तो आज आपको मैं एक और डीपीपी दे रहा हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डीपीपी मिल जाएगी। इस डीपीपी के अंदर जो आपके पास क्वेश्चंस है वो ऑपरेटर अलजेब्रा के बाद के जो हमने पढ़ा था, यानी कि हमने जो आइगन फंक्शन पढ़ा था, हमने जो एवरेज वैल्यू पढ़ा था, हमने जो नॉर्मलाइजेशन पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयरली एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। ज़्यादा फोकस मैंने किया है यहाँ पर टीफर के क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि टीफर के अंदर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है और आइगन फंक्शन वैल्यू के अंदर भी हमने स्टेटमेंट पढ़े थे, थ्योरम्स पढ़ी थी, प्रोबेबिलिटी पढ़ा था, तो उन सब चीज़ों के अंदर हम थोड़ी थ्योरम्स पढ़ी थी। तो वो चीज़ों के लिए मैंने यहाँ पर टीफर के क्वेश्चन को ज़्यादा लिया है। बाकी नेट और गेट के जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैंने उनकी भी यहाँ पर बात की है। DP1 में हम लोग 25 क्वेश्चन कर चुके हैं, यहाँ पर आपके पास 19 क्वेश्चन है और साथ साथ हर लेक्चर के अंदर मैं आपको क्वेश्चन करा भी रहा हूँ। तो आपकी काफ़ी प्रैक्टिस हो रही है क्वांटम केमिस्ट्री की। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है और हम लोग हाइड्रोजन एटम को कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आप इस डीपीपी को देख लीजिए, मैं एक बार आप बता देता हूं कि आपको किस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कैसे आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। बाकी आप लोग अगर आपने अभी तक क्लास अच्छे से ली है तो आप ये सारे क्वेश्चन आराम से कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक गाइडलाइन दे देता हूँ कि आपको किस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, डीपीपी आप नीचे देख सकते हो कि आपके पास डीपीपी है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपके पास है द वेव फंक्शन फॉर ए क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इन ए 1D बॉक्स ऑफ लेंथ a इज गिवन बाय साई इज इक्वल टू a sin pi x by a द वैल्यू ऑफ ए कैपिटल ए फॉर ए बॉक्स ऑफ लेंथ 200 नैनोमीटर। तो क्लास के अंदर भी मैंने इस क्वेश्चन को कराया था, इसका जो आपका आंसर था वो 0.1 नैनोमीटर का माइनस का 1/2 निकल गया था। मैंने क्लास के अंदर इस क्वेश्चन को कराया हुआ है, आप फिर भी इस क्वेश्चन को दोबारा करके देखिए, आप यहाँ पर ए की वैल्यू को निकाल कर देखिए। उसके बाद जो आपका सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर वो है आपके पास, सपोज द ग्राउंड स्टेशनरी स्टेट ऑफ ए हार्मोनिक ऑक्सीलेटर विद फोर्स कॉन्स्टेंट के इज गिवन एज साई इज इक्वल टू e raised to the power -ax square, then a should depend on। तो ये क्वेश्चन भी मैंने
क्लास के अंदर कराया हुआ है किस तरीके से आपको इसको करना है। बेसिकली आपको सिर्फ वेरिएबल पार्ट को वेरिएबल पार्ट के इक्वल रखना था और आपको सिर्फ कंपेयर करना था। आपका निकल जाएगा कि जो आपका ए है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, √k निकल कर आएगा। तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आप वो भी कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है मैंने आपको ए और सी ऑप्शन के अंदर, दोनों ही ऑप्शन के अंदर यहाँ पर इस तरीके से दे दिया। तो आप ऑप्शन सी को यहाँ पर क्या कर लेना, प्लस कर देना। ये आपका क्या है, प्लस का k/1, प्लस का क्या है k⁻² प्लस का 1/2 है, ये गलती से हो गया होगा। उसके बाद पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है द यूनिट ऑफ वेव फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू ए पार्टिकल कन्फाइंड टू मूव इन 1D बॉक्स। 1D बॉक्स के जो आपके कोरस्पॉन्डिंग जो आपका वेव फंक्शन होता है उसकी यूनिट क्या होगी। इसने आपसे क्या पूछी है, डायमेंशन पूछा है उसका, बल्कि आपने यहाँ से इसने क्या पूछा, आपके डायमेंशन पूछा। अगर आपको यूनिट पता होगी तो आपको डायमेंशन भी अच्छे से पता होगी। तो वेव फंक्शन आपके पास क्या था, पार्टिकल 1D बॉक्स का आपके पास था √2/L sin nπx/L। और बेसिकली जो आपका ये x था ये क्या था, ये लेंथ ही थी। x आपका कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा हुआ था, 0 से L/2 जा रहा है, 0 से L/4 जा रहा है। तो इसकी यूनिट भी लेंथ के अंदर आएगी, इसकी भी लेंथ के अंदर आएगी। तो लेंथ से लेंथ तो कट जाएगी। sin nπ की कोई यूनिट होती नहीं है, इसका मतलब इतने पार्ट की तो कोई भी यूनिट आपके पास है नहीं। बच क्या गया आपके पास, बच गया आपके पास √2/L। √2/L की यूनिट क्या रहेगी, 2 तो नंबर है तो आपके पास यूनिट रहेगी जो 1/√L की रहेगी। L की क्या होती है आपके पास, लेंथ होती है। तो लेंथ का क्या हो जाएगा, आपका लेंथ का माइनस का हाफ इसका डायमेंशन हो जाएगा। किसका, यूनिट ऑफ वेव फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू ए पार्टिकल कन्फाइंड टू मूव इन 1D बॉक्स। इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। आप खुद भी कर देखिए कैसे आप इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हो। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है द लोवेस्ट पॉसिबल अलाउड एनर्जी इज इक्वल टू 0 4 किस मॉडल के लिए आपकी जो लोवेस्ट पॉसिबल अलाउड एनर्जी है वो 0 के बराबर आएगी। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर एक चार्ट दिया था, मैंने आपको बताया था कि जो आपका रोटेशनल मोशन होता है जिसके कोरस्पॉन्डिंग आपके पास रिजिड रोटर आपके मॉडल होगा, उसकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी वो आपके पास 0 निकल कर आएगी। ट्रांसलेशन के लिए आपके पास पार्टिकल 1D बॉक्स था, उसकी जो एनर्जी थी आपके पास निकल कर आई थी n²h² /8ml²। तो वहाँ पर आपका तो ग्राउंड स्टेट कहाँ से शुरू हो रही थी, 1 से शुरू हो रही थी। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी क्या हो जाएगी, n² की जगह आपको 1 रखना है तो 1²h²/8ml²। क्या वो 0 के बराबर है, नहीं है। फिर आपने देखा वाइब्रेशन की कोरस्पॉन्डिंग आपकी जो एनर्जी निकल कर आ रही थी वो निकल कर आ रही थी n+1/2 इंटू में hν। आपके पास निकल आ रही थी n+1/2 इंटू में hν। आपका स्टार्ट हो रहा था ग्राउंड स्टेट n = 0 से। अगर आप n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो आपकी एनर्जी निकल कर आएगी 1/2 hν। तो यहाँ पर भी आपकी जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है वो यानी कि लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी है। जनरली ग्राउंड स्टेट की एनर्जी ही आपकी लोवेस्ट एनर्जी होती है। तो वाइब्रेशन के केस के अंदर भी आपकी जो ग्राउंड एनर्जी है वो 0 नहीं निकल कर आई। तो आपका वाइब्रेशन भी यहाँ पर, वैसे वाइब्रेशन जो ऑप्शन है यहाँ पर दिया ही नहीं होता, मैंने बिना बात ही दी। आपके पास हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है, ये रहा। तो आपके पास ये भी गलत ऑप्शन हो जाएगा। आपका जो है पार्टिकल 1D बॉक्स के अंदर भी आपकी 0 नहीं निकल कर आई। अब बात करते हैं हाइड्रोजन एटम की। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर आपके पास था -13.6 Z²/n²। और जो इसकी ग्राउंड स्टेट शुरू हो रही थी वो शुरू हो रही थी n = 1 पे। तो n = 1 के ऊपर क्या ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 नहीं होगी। इसका मतलब हाइड्रोजन एटम की भी लोवेस्ट पॉसिबल अलाउड एनर्जी 0 नहीं होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ रिजिड रोटर की, तो यहाँ पर जो आपके पास एनर्जी निकल कर आ रही थी वो आपके पास लोवेस्ट पॉसिबल के 0 निकल कर आ रही थी। वैसे भी बाकी 3 आपके पास ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। तो इसका आंसर आपके पास रिजिड रोटर हो गया। गेट के अंदर एक क्वेश्चन आ चुका है तो इसके चांसेस हैं कि ये नेट के अंदर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको आप अच्छे से करिए। उसके बाद पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द फ्री इलेक्ट्रॉन इनसाइड द लेफ्ट हाफ ऑफ 1D बॉक्स ऑफ लेंथ L। अब आपको 1D बॉक्स दिया गया है, लेंथ उसकी L है, यानी कि जो आपका x वेरी करेगा वो 0 से L करेगा। उसके लिए आपको फंक्शन पता है क्या होता है, √2/L sin nπx/L। आपने इसके प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद किया था। क्या निकल कर आया था आपका डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर आपको याद हो तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला था वो था 1/L इंटू में आपको x, यहाँ पर आपको लिमिट लगानी थी -1/2 nπ इंटू में आपको यहाँ पर करना था साइन का 2 nπx/L। आपको यहाँ पर भी लिमिट लगानी है और आपको यहाँ पर भी लिमिट लगानी है। लिमिट को पुट करो, प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी आप डायरेक्टली यहाँ पर निकाल लो। और वैसे भी इसने सिर्फ लेफ्ट हाफ की बात की है, यानी कि पूरे लंबाई के अंदर से उसने लेफ्ट हाफ की बात की है। तो अगर पूरे की 100% तो आधे क्या थी, अभी 50% थी। हमने इसके डायरेक्ट वैल्यूज़ वैसे भी पहले ही याद कर रखी, तो आपको पता है कि इसका आंसर क्या आएगा, 1/2 आएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ आइगन फंक्शन √2/a sin nπx/a, आपका जो आपका जो x है वो वेरी कर रहा है 0 से a की तरफ, आपका जो x है वो वेरी कर रहा है 0 से a की तरफ, और n आपका क्या है 1 2 3 है। तो क्या ये सेट ऑफ आइगन फंक्शन आपके पास ऑर्थोगोनल है, क्या ये आपके पास नॉर्मलाइज्ड है, क्या ये बोथ ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइज्ड है, या फिर ये अननॉर्मलाइज्ड है। अब ये जो ऑप्शन सी जो आपका ऑप्शन है ये क्या है, बोथ ऑर्थोगोनल और नॉर्मलाइज्ड, इसकी जगह वो आपसे क्या बोल सकता है, ऑर्थो नॉर्मल भी बोल सकता है। अगर आपके पास कोई दो सेट ऑफ फंक्शन ऑर्थोगोनल भी हैं और वो दोनों नॉर्मलाइज्ड भी हैं तो आप उनको साथ में क्या बोलते हो, उनको बोलते हो आप ऑर्थो नॉर्मल भी आप इसको बोल सकते हो, ऑर्थो नॉर्मल भी आप इसको बोल सकते हो। इन क्वेश्चन को करेंगे, मैंने लास्ट में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको इस क्वेश्चन को करके दिखाऊं किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। उसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपके पास क्या है, इफ साई xt कैन बी एक्सप्रेस्ड in the form of ft(gx) where ft has the form of e raised to the power minus iota et upon में h cut, then it can be shown that probability of finding the particle between x and x plus dx is। टीफर का एक क्वेश्चन है और टीफर के अंदर जनरली आपके पास स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। स्टेटमेंट वो आपको इतनी बड़ी बड़ी करके देगा लेकिन बात उसके अंदर वो कुछ खास करता है नहीं। बात इसने क्या करी है, उसने आपसे कहा है कि आपके पास कोई भी फंक्शन है साई xt को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसकी फॉर्म में, आप gx की फॉर्म में, gx और ft की फॉर्म में। इस चीज़ को अभी हम लोग पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको 5वां पोस्टुलेट बताया था कि जो आपके पास साई rt होता है उसके अंदर एक तो स्पेस वाला पार्ट होता है और एक टाइम वाला पार्ट होता है, और टाइम वाला पार्ट आपके पास इसी के बराबर निकल जाता है, किसके बराबर, e raised to the power minus iota e t अपॉन में h कट। ये आप लोगों ने देखा था श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन से कैसे आपका ये निकल कर आया था। तो उसने सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद उसने पूछा है कि इट कैन बी शोन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन x से x प्लस dx। तो आपको बेसिकली dx के लिए चेक करना है क्योंकि x से आप कहाँ गए हो, x प्लस dx गए हो, चेंज आपने कहाँ किया है, dx के कोरस्पॉन्डिंग किया है। तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि जो आपका फंक्शन होता है, फंक्शन को आप क्या बोलते हो, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड बोलते हो। उसके बाद आप क्या देखा था, उसके बाद देखा था आपने साई स्टार साई क्या होता है आपका, साई स्टार साई आपका होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, आप साई स्टार साई बोलते हो। उसके बाद आपने प्रोबेबिलिटी चेक किया था, आपने इसको इंटीग्रेट किया था, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई dx किया था। डी टाउ यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, dx गिवन, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, साई स्टार साई dx आपने वहाँ पर चेक किया था और वो उसको आप क्या बोलते हो, उसको आप प्रोबेबिलिटी बोलते हो। तो वहाँ पर आपने देखा था कि अगर आपका फंक्शन टाइम डिपेंडेंट है, अगर आपका फंक्शन टाइम डिपेंडेंट है तो भी आपका साई स्टार साई जो था वो आपके पास टाइम इंडिपेंडेंट था। उसके बाद अगर आप बात करो प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी के अंदर आपके पास निकल कर आ रहा था इंटीग्रेशन ऑफ, प्रोबेबिलिटी के अंदर आपके पास निकल कर आ रहा था इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी टाउ। डी टाउ के पास यहाँ पर क्या है, सिर्फ dx है, सिर्फ आपके पास dx है। तो ये तो आपका टाइम इंडिपेंडेंट था ही, dx भी आपका टाइम इंडिपेंडेंट है, तो ये पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो जाएगी। इसकी बात भी हम लोग वहाँ पर कर चुके हैं कि अगर आपका डी टाउ टाइम इंडिपेंडेंट होता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी भी टाइम इंडिपेंडेंट होगी, अगर आपका डी टाउ टाइम डिपेंडेंट होता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी भी टाइम डिपेंडेंट होगी। उसने यहाँ पर डी टाउ क्या दे रखा है आपको, dx के बराबर दे रखा है क्योंकि डिस्टर्बेंस उसने x से x प्लस dx करी है, तो यहाँ पर जो dx जो चेंज है dx वो इंपॉर्टेंट है, तो आपका डी टाउ जो है वो dx के बराबर हो जाएगा। उसने टाइम में कोई चेंज किया नहीं तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है, गिवन 3 सिस्टम्स A B C व्हाट कुड बी दे इफ द स्पेसिंग बिटवीन द नेबरिंग एनर्जी लेवल्स इन A डिक्रीजेज विद increasing energy while that for B is constant and that for C increases with increasing energy। ये क्वेश्चन भी टीफर का है। मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको 3 क्वेश्चन कराए थे जिनके अंदर से मैंने आपको एक क्वेश्चन टीफर का दिया था और उस क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा हुआ था कि किस मॉडल के कोरस्पॉन्डिंग आपके कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल का डिफरेंस, कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल का डिफरेंस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिया था और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने क्वेश्चन नहीं किया होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है कि आपको 3 सिस्टम दिए गए हैं, ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है। देखिए क्वेश्चन की लेंथ बड़ी बड़ी हो सकती है, 4 लाइन का 5 लाइन का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन वो क्वांटम केमिस्ट्री का क्वेश्चन है तो वो मुश्किल बिल्कुल नहीं होगा। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं वो सारे हमने बात करते करते ही सॉल्व कर दिए। तो मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते क्वांटम केमिस्ट्री से, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। सारे फॉर्मूले आपको पता है, सारे चीज़ें आपको पता है, सारी थ्योरम्स आपको पता है, तो फिर डर किस बात का। तो ये जितने भी बड़े बड़े लेवल के बड़े बड़े आपके पास क्वेश्चन आते हैं 4-4 लाइन के, 5-5 लाइन के,
के, इसमें ये बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, पूछता आपसे कुछ भी खास नहीं है। तो आपको 3 सिस्टम दिए गए हैं, ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है। व्हाट कुड बी दे इफ द स्पेसिंग बिटवीन द नेबरिंग एनर्जी लेवल, मतलब क्या कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स इन ए के अंदर वो कह रहा है कि इंक्रीजिंग एनर्जी के साथ साथ एनर्जी लेवल्स का जो गैप है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि अगर आपकी एनर्जी की इंक्रीज हो रही है तो आपका जो एनर्जी लेवल है वो उसका जो गैप है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। पहले इतना गैप था, फिर बाद में इतना गैप हो गया, फिर बाद में इतना गैप हो गया, फिर बाद में और कम गैप हो गया और कम गैप हो गया। तो ए सिस्टम आपका वो सिस्टम है जहाँ पर कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स के बीच का जो गैप है ये गैप लगातार डिक्रीज हो रहा है। चलो ठीक है। जो आपका बी जो है वो उसका वो क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं उनके बीच का जो गैप है वो क्या है, कांस्टेंट है। वो गैप आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको दिया था करने के लिए, कौन से मॉडल के अंदर आपका ये गैप कांस्टेंट रहता है। जो आपका सी ऑप्शन है, सी के अंदर कह रहा है कि एनर्जी के इंक्रीज करने के साथ साथ आपका जो गैप है वो इंक्रीज हो रहा है। एनर्जी को इंक्रीज करने के साथ साथ आपका जो गैप है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इस क्वेश्चन को भी मैं आज की क्लास के अंदर ही एंड के अंदर कराऊंगा। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं। एक ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन मैं अभी तक आपको कराऊंगा। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स माइनस का ओमेगा टी रिप्रेजेंट्स। ये क्वेश्चन भी टीफर का है। टीफर का क्वेश्चन है तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा। वो आपसे बड़ी बड़ी बातें कर सकता है लेकिन वो पूछता आपसे कुछ भी खास नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे, ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स माइनस का ओमेगा टी आपका क्या है। ऑप्शन आपके पास क्या है, ए वेव स्टेशनरी इन फेस बट ऑक्सीलेटिंग इन टाइम। सेकंड ऑप्शन क्या है, ट्रैवलिंग वेव मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। सी क्या है, ए ट्रैवलिंग वेव मूविंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। डी ऑप्शन क्या है, ए वेव स्टेशनरी इन टाइम बट पीरियोडिकली वेरी इन स्पेस। हम लोग बात कर चुके हैं कि ट्रैवलिंग वेव वो वेव होती है जो टाइम के साथ साथ वेरी करती है। स्टेशनरी वेव वो वेव होती है जो टाइम के साथ वेरी नहीं करती। पोस्टुलेट नंबर 5 को पढ़ते हुए हमने इस बात को वहाँ पर किया था। तो आपके पास ये फंक्शन दिया गया है, ये आपके पास फंक्शन दिया गया है। इसको क्या ले सकते हो आप, ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स भी ले सकते हो, इनटू में क्या, ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी भी आप इसको लिख सकते हो। ये आपके पास टाइम डिपेंडेंट वाला है और ये आपके पास क्या है, स्पेस डिपेंडेंट वाला है। तो स्पेस के अंदर तो ये पॉजिटिव एक्स के साथ डिपेंड कर रहा है। किसके साथ कर रहा है, पॉजिटिव एक्स के साथ। और यहाँ पर देख लो इसके अंदर वेरिएबल पार्ट के अंदर टाइम भी आपके पास है। तो इसका मतलब क्या है, ये वेव आपके पास ट्रैवलिंग वेव है और साथ साथ ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी, ए ट्रैवलिंग वेव मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो कोई मुश्किल क्वेश्चन थोड़ी था, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। आपको बस ब्रेक करना है, ट्रैवलिंग आपको देखना है। स्पेस वाला पार्ट क्या कह रहा है, टाइम वाला पार्ट क्या कह रहा है। टाइम वाला पार्ट अगर है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो आपके पास वेव ट्रैवलिंग वेव हो जाएगी। टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा तो आपके पास वेव स्टेशनरी वेव हो जाएगी। तो इसके अंदर वो टाइम के ऊपर वेरी कर रहा है तो वेव आपके पास ट्रैवलिंग है। ट्रैवलिंग वेव के होते ही आपका ए और डी ऑप्शन तो कट जाएगा। उसके बाद आपको देखना है कि जो आपकी वेव है वो पॉजिटिव एक्स के अंदर मूव कर रही है या नेगेटिव एक्स के अंदर मूव कर रही है। तो आपको यहाँ पर फंक्शन में दिया गया है कि क्या है, ई रेज टू द पावर आयोटा के एक्स। तो यहाँ पर एक्स क्या है, पॉजिटिव के अंदर जा रहा है तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा है। अगर आपके पास निकल आता है ई रेज टू द पावर माइनस आयोटा के एक्स तो ये क्या होता है, माइनस एक्स के अंदर मूव कर रहा है। तो इजी क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस मुश्किल नहीं आते। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या आपके पास, गिवन एन ऑपरेटर ए एंड सेट ऑफ वेक्टर्स एक्स विच ओबे द फॉलोइंग रिलेशनशिप्स ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। देखिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता वीडियो के अंदर, इसीलिए मैं आपको जल्दी जल्दी ये सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। कंसेप्ट आपको मैं बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। तो ये क्वेश्चन भी टीफर का ही है। फॉलोइंग रिलेशनशिप्स ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स वेयर लैम्डा इज द सेट ऑफ स्केलर्स इफ़ ए कोम्यूट विद बी एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ए। आपके जो ऑपरेटर ए है वो बी के साथ कोम्यूट कर रहा है एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये क्वेश्चन भी टीफर का है। टीफर का क्वेश्चन आपसे फिर से एक बार स्टेटमेंट वाइज में पूछा गया है। तो ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है। हमने आइगन वैल्यू की, आइगन फंक्शन की जब हमने प्रॉपर्टीज़ देखे थे तो उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हमने कुल मिलाकर 2 प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को भी आज वीडियो के एंड के अंदर मैं आपको अलग से कराऊंगा। उसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप चलो ये वाला क्वेश्चन तो मैं आपको नहीं कराऊंगा, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 कराऊंगा। ये वाला क्वेश्चन इजी है। इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो, आपके पास क्या गिवन है, आपके पास गिवन है गिवन एन ऑपरेटर ए एंड सेट ऑफ वेक्टर एक्स। आप वेक्टर को फंक्शन भी बोल सकते हो। आपके पास कोई ऑपरेटर गिवन है और आपको कोई फंक्शन का सेट गिवन है एक्स, और आपके पास क्या कह रहा है ये कि ए एक्स इजकल टू लैम्डा एक्स, ये आपको कह रहा है। अभी आपके पास सेट गिवन है, इसका मतलब क्या, ए एक्स वन इक्वल टू लैम्डा एक्स वन के बराबर है, ए एक्स टू क्या किसके बराबर है, लैम्डा टू एक्स टू के बराबर है। ये आपसे कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि ऑपरेटर है इजकल टू ये क्या है, लैम्डा थ्री एक्स थ्री के बराबर है। वो आपसे पूछ रहा है
कि इफ़ ए कोम्यूट विद बी एंड b इज़ नॉट इक्वल टू a विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। आपने आइगन फंक्शन को पढ़ते हुए वहाँ पर आपने दो प्रॉपर्टीज़ देखी थी आइगन फंक्शन की। पहली प्रॉपर्टी आपने क्या देखी थी, अगर आपके पास कोई दो ऑपरेटर हैं और वो दोनों ऑपरेटर एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं तो उन दोनों ऑपरेटर के कोरस्पॉन्डिंग सेम सेट ऑफ आइगन फंक्शन होगा, उन दोनों ऑपरेटर के कोरस्पॉन्डिंग सेम सेट ऑफ आइगन फंक्शन होगा। अब उन आइगन फंक्शन के साथ जो उनकी आइगन वैल्यूज़ है वो डिफर कर सकती है। आपके वहाँ पर प्रॉपर्टी पड़ी थी कि अगर आपके पास दो ऑपरेटर ए और बी हैं और ये दोनों कम्यूट कर रहे हैं, यानी कि क्या, यानी कि ए कम्यूटेटर बी कम्यूटेटर क्या है, 0 के बराबर है, तो दोनों किसी एक फंक्शन, अगर मान लो आपका ए फंक्शन एक से आइगन फंक्शन दे रहा है, अगर आपका ए ऑपरेटर साई फंक्शन के साथ आइगन फंक्शन दे रहा है तो आपका बी ऑपरेटर भी साई के साथ आइगन फंक्शन इक्वेशन को फॉलो करेगा। ये जो आइगन वैल्यू है ये सेम हो भी सकती है, सेम नहीं भी हो सकती, उसका आपको नहीं पता। लेकिन अगर आपका ए ऑपरेटर साई के साथ आइगन फंक्शन को फॉलो, आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो कर रहा है और ए और बी आपके कम्यूट कर रहे हैं तो आपका बी भी उसी साई के साथ आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो करेगा। आपकी आइगन वैल्यू सेम हो भी सकती है, सेम नहीं भी हो सकती है। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, एक्स आर आइगन वेक्टर्स ऑफ ए, एक्स आर आइगन फंक्शन ऑफ ए ओनली इफ लैम्डा आर ऑल डिस्टिंक्ट। इसका कोई लेना देना है नहीं, आपका लैम्डा अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है, उसका कोई फर्क पड़ता नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या है, एक्स आर आइगन वेक्टर ऑफ बी, एक्स आर आइगन फंक्शन ऑफ बी, वेक्टर का फंक्शन के तौर पर भी बोल सकते हो। तो ये तो आप कह रहे हो कि अगर आपका एक्स, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, एक्स आपको अलग अलग फंक्शन दिया गया है, आपके पास दो ऑपरेटर हैं ए और बी, आपके पास ऑपरेटर हैं, आपसे कह रहा है कि ए और बी एक दूसरे से कम्यूट कर रहे हैं और आपसे कह रहा है कि जो आपका ए ऑपरेटर है वो एक्स के साथ, वो एक्स का क्या है, आइगन फंक्शन है, और ए और बी कम्यूट करते हैं तो जाहिर सी बात है ये जो एक्स है ये बी के साथ भी क्या होगा, आइगन फंक्शन होगा ही होगा। तो इसके अंदर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या देख रहा है, सी ऑप्शन में कह रहा है कि एक्स आर आइगन वेक्टर ऑफ बी विद सेम सेट ऑफ आइगन वैल्यूज लैम्डा। अब ये आइगन वैल्यू सेम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो हम सी ऑप्शन को 100% करेक्ट नहीं मान सकते। डी ऑप्शन कह रहा है एक्स नीड नॉट टू बी आइगन वेक्टर ऑफ ए, ये तो बात ही गलत है, तो आपके पास ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो गया। ऑप्शन 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ए सेट ऑफ एन वेक्टर्स, आप वेक्टर को फंक्शन के तरह बोल सकते हो, आप वेक्टर को फंक्शन ही रीड कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो ए सेट ऑफ एन फंक्शंस x1 x2 xn आपके पास फंक्शन दिए गए हैं, सेटिस्फाई द आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर एन ऑपरेटर ए। ये सारे के सारे जो फंक्शन हैं, ये सारे के सारे जो फंक्शन है ऑपरेटर ए के साथ जो है आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं विद स्केलर आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4। यानी कि अगर मैं बात करूँ ए को जब मैं x1 पे लगाऊंगा तो आपके पास लैम्डा 1 x1 निकल कर आएगा, ए को जब मैं x2 पे लगाऊंगा तो आपके पास लैम्डा 2 x2 निकल कर आएगा, ए को जब मैं x3 के ऊपर लगाऊंगा तो आपके पास लैम्डा 3 x3 निकल कर आएगा। ये चीज़ आपको गिवन है। द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ वेक्टर x बिलोंग टू सी के एक्स के, वेयर सी के क्या है, आपके पास एक नॉन जीरो स्केलर कोफिशिएंट है, आपको इसकी वैल्यू बतानी है कि इसके बराबर किस चीज़ के आएगा। ये क्वेश्चन भी टीफर का है, स्टेटमेंट इसने बहुत बड़ी कर दी। बाकी हम लोगों ने जो आइगन फंक्शन के अंदर सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या कह रहा है, आपको दिए गए हैं बहुत सारे फंक्शन, आपको दिए गए ऑपरेटर कह रहा है कि हर एक फंक्शन के साथ क्या कर रहा है, आइगन फंक्शन को, आइगन वैल्यू इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, और x1 के साथ करेगा तो आपको क्या देगा, लैम्डा 1 देगा, x2 करेगा तो लैम्डा 2 देगा। तो आपका ये किस तरीके का क्या निकल कर आएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन क्या निकल कर आएगा। तो हमने वहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन है, अगर आपके पास कोई ऑपरेटर, सेम ऑपरेटर है और दो फंक्शन के साथ वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उनके सम्मेशन के साथ वो आइगन वैल्यू इक्वेशन को तभी सेटिस्फाई करेगा जब उनकी कोरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज़ क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। आप आइगन वैल्यू वाली वीडियो को देखिए जहाँ पर मैंने आपको आइगन वैल्यूज़ की प्रॉपर्टीज़ बताई थी, आपका ये क्वेश्चन आराम से क्लियर हो जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन को हम लोग वीडियो के एंड के अंदर करने भी वाले हैं। तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द पार्टिकल इन ए बॉक्स प्रॉब्लम इन जीरो से एल की लेंथ दी हुई है, आपको यहाँ पर एवरेज वैल्यू निकालनी है एक्स क्यूब की। इसको आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए, ये आपका इजीली निकल कर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ एल इन द रीजन बिटवीन l/4 3l/4 फॉर क्वांटम नंबर n = 1। तो इसका भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, ये भी आपका इजीली निकल कर आ जाएगा। तो नेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी के 3 क्वेश्चन आ चुके हैं नेट के अंदर। तो देखिए आपको प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद होना ही चाहिए कि पार्टिकल इन 1D बॉक्स के अंदर अगर आपकी बॉक्स की लेंथ 0 से l है तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड बाय द फॉलोइंग रियल वेव फंक्शन। आपको ये वेव फंक्शन दिया गया है और ये वेव फंक्शन क्या है, रियल आपको दिया गया है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग
द पार्टिकल इन ए रीजन डी एक्स अराउंड पॉइंट 1, अराउंड पॉइंट 1, अराउंड पॉइंट 2, अराउंड पॉइंट 3 इन द फिगर ओबेज द ट्रेंड। अब प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या था, साई स्टार साई डी टाउ आपके पास क्या था, प्रोबेबिलिटी था। ये आपके पास प्रोबेबिलिटी होता है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ थर्मोडायनामिक्स के अंदर वर्क डन क्या होता है, माइनस का पी डी वी होता है, तो एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, वर्क डन होता है। तो उसी तरीके से एरिया अंडर द कर्व साई और डी एक्स के बीच का कर्व ये क्या होगा, प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा, नॉर्मल सी बात है। तो यहाँ पर आपके पास कर्व क्या है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास फंक्शन दिया गया हुआ है। तो फंक्शन और एक्स के कर्व के नीचे जो आपके पास एरिया होगा वो उसको प्रोबेबिलिटी को बताएगा। जिस तरीके से आप थर्मो के अंदर बोलते हो कि वर्क डन अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पी डी वी है, तो पी और वी के जो कर्व होता है उसके नीचे जो आपका एरिया होता है वो आपका वर्क डन के बराबर होता है। तो सेम उसी तरीके से हम कह रहे हैं कि अगर आपका साई और एक्स के कोरस्पोंडिंग आपके पास कोई ग्राफ है तो एरिया अंडर द ग्राफ आपको प्रोबेबिलिटी देगा। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर बोल सकते हो। एरिया किसके अंडर देगा, ये साई स्क्वायर, यहाँ पर साई है और साई है तो क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। साई स्क्वायर यानी कि साई स्क्वायर डी एक्स का जो कर्व होगा उसका एरिया उसके नीचे का जो एरिया है वो प्रोबेबिलिटी के बराबर होगा। तो ये आपके पास कर्व किसका गिवन है, साई का गिवन है। ये आपके पास किसका गिवन है, साई और एक्स का गिवन है। अगर मैं साई एक्स का बनाऊंगा तो 1 आपका देखो छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ। 2 आपका 1 से बहुत बड़ा है। जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो पहली बात तो एक पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा और जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा तो ये और भी बड़ा हो जाएगा। तो 2 आपका कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब बात करते हैं 3 की, तो 3 आपका 1 से तो बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। अब आपको साथ में इसको स्क्वायर भी करना है तो आपने इसको स्क्वायर भी कर दिया। तो ये आपके पास बन के आ जाएगा साई स्क्वायर और एक्स का ग्राफ। अब एरिया अंडर दिस आपको देगा प्रोबेबिलिटी। साफ साफ दिख रहा है कि एरिया अंडर 2 सबसे ज़्यादा होगा, फिर 3 का ज़्यादा होगा और फिर 1 का ज़्यादा होगा। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी इन 2 सबसे ज़्यादा होगी, फिर प्रोबेबिलिटी इन 3 होगी और फिर आपके पास प्रोबेबिलिटी इन 1 होगी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन को देख लो, आपका जो है बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। गेट के अंदर एक क्वेश्चन आ चुका है, नेट के अंदर आने के चांसेस हैं, सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। गेट के अंदर का एक और क्वेश्चन देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इनसाइड द लेफ्ट हाफ ऑफ द 1D बॉक्स, इसको हम कर चुके हैं। आपका आंसर डी जो है वो 1/2 यहाँ पर सही होगा। फॉर ए हाइड्रोजन लाइक एटम विद न्यूक्लियर चार्ज Z, the energy of orbital with principal quantum number and n follows the relation। अगर आपने टेबल याद कर ली होगी तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन एटम के लिए जो आपका E होता है वो इक्वल टू होता है -13.6 Z² n²। टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, तो आपको बताना था कि आपका जो EN है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है माइनस का Z²/n²। तो गेट जो नेट वाले हैं वो तो आपसे कुछ मेहनत करवाते ही नहीं है, नेट वाले तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। गेट के अंदर तो फिर भी आपसे क्वेश्चन का कुछ लेवल आ रहा है, टीफर के अंदर तो वो आपसे स्टेटमेंट वाइज के अंदर आपको थ्योरम्स के अंदर घुमा रहा है। गेट के अंदर आपसे थोड़ी सी मेहनत करवा रहा है, आपसे फॉर्मूले का यूज़ करवा रहा है। लेकिन नेट वाले तो आपसे कुछ भी नहीं करवाते। नेट वाले ने क्या पूछा आपसे कि आपका EN किस तरीके से वैलिड हो रहा है। अब जिसने क्वांटम केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ी होगी उसने 11th क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर तक पढ़ा होगा, वहाँ पर से ये फॉर्मूला आया है, वहाँ से ये फॉर्मूला आया है 13.6 Z²/n²। तो वो बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। तो क्वांटम में से बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, इसको बिल्कुल भी ना छोड़कर जाएं। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन भी टीफर का क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं हुआ पर ये क्वेश्चन भी टीफर का क्वेश्चन है। स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, बात बहुत छोटी सी है। क्वेश्चन क्या है, इन ए स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट a point A at XYZ in the Cartesian coordinate system can be described by R theta phi, where R theta phi have their usual meaning। जो आपके मतलब जो होते हैं, जो मैंने हाइड्रोजन एटम के अंदर बताई थी, जो R क्या होता है, थीटा क्या होता है, फाई क्या होता है, उनका यूजुअल मीनिंग है एक्सप्रेशन फॉर वॉल्यूम ऑफ एन इन्फिनिटली स्मॉल क्यूब कन्फाइंड बाय dx dy dz इन टर्म ऑफ स्पेरिकल कोऑर्डिनेट कैन बी। यानी कि वो आपसे हाइड्रोजन एटम के केस के अंदर डेटा पूछ रहा है। अब ये भी कोई क्वेश्चन हुआ, इतनी बड़ी स्टेटमेंट उसने दे दी, पूछा आपसे सिर्फ क्या है, डेटा है। क्या होता है वो, R² sin थीटा d थीटा d फाई। ऑप्शन देख लो कौन सही है, ऑप्शन यहाँ पर आपके पास C सही है। तो ये आपका आंसर हो गया। 5 लाइन का क्वेश्चन था, 1 लाइन का उसका आंसर था। अगला क्वेश्चन क्या है, द एवरेज वैल्यू ऑफ R इन 1 स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज। ये तो हमने अभी भी कैलकुलेट किया है 1.5 यानी कि 3/2 A0 हमारा निकल कर आ रहा था। कैसे निकालोगे आप इसको, फंक्शन को रखो 1s के,
स्टार को से कॉन्जुगेट को बीच में क्या रखो, आर का ऑपरेटर रखो, आर ही होता है। आप क्या करो, फंक्शन को रखा है 1s का, में क्या कर दो डी टाउ कर दो। तो फंक्शन 1s का आपको पता होना चाहिए, साई 1s आपको पता होना चाहिए, डी टाउ को पता होना चाहिए। साई 1s क्या है, साई 1s क्या होता है हाइड्रोजन एटम के लिए 1 अपॉन में रूट पाई ए नोट की पावर 3/2 इंटू में ई रेज टू दी पावर माइनस आर अपॉन में ए नोट। ये आपका हो गया साई 1s। साई स्टार 1s भी सेम होगा क्योंकि आपके पास यहाँ पर आयोटा है नहीं। डी टाउ क्या होगा, डी टाउ का होगा आर स्क्वेयर डी आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ये जो ऊपर क्वेश्चन है यहाँ पर भी डी आर आएगा, आर स्क्वेयर डी आर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई। यहाँ पर ऑप्शन के अंदर यहाँ पर भी शायद डी आर नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर डी आर भी आएगा, राइट। तो आर स्क्वेयर डी आर साइन थीटा डी फाई। तो नीचे थोड़ा सही कर लेना इसको, आर स्क्वेयर के साथ डी आर भी आएगा, क्योंकि जो ये वाला ऑप्शन है इसके अंदर साइन का स्क्वायर किया हुआ है, तो ये तो वैसे भी गलत है, ये तो वैसे भी गलत है, ये तो वैसे भी गलत है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ही डी आर आएगा। तो इन चीज़ को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा करके दिखा दिया। तो कुछ क्वेश्चन तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपसे कहा था कराऊंगा, उनको मैं करा देता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, द लोवेस्ट पॉसिबल अलाउड एनर्जी इज इक्वल टू 0.4। चारों आपके मॉडल दिए गए हैं, ये आपको टेबल मैंने याद कराई थी, इसको मैंने आपको करा भी चुका हूँ कि जो आपका एनर्जी 0 होता है किस केस के अंदर, आपका रोटेशन मोशन के अंदर। तो आपका इसका आंसर क्या था, रिजिड रोटर था। तो मैंने आपको साथ साथ भी बताया था कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो रिजिड रोटर इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर मुझे क्या देखना है, द सेट ऑफ आइगन फंक्शन √2/a साइन n πx/a, 0 से s की a की लेंथ दी हुई है n π/1। आपको चेक करना है कि ये सिर्फ नॉर्मलाइज्ड ही है या फिर ये ऑर्थोगोनल भी है। इस क्वेश्चन को आप खुद कर देखिएगा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से करना है। इसका ऑप्शन जो है वो सी सही है, यानी कि वो ऑर्थोगोनल भी है और वो नॉर्मलाइज्ड भी है। और तो सबसे पहले चेक करते हैं कि नॉर्मलाइज्ड के लिए आप क्या करोगे। देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्या, साई n आपको दिया हुआ है √2/a साइन n πx/a। तो साई 1 आपके पास क्या हो जाएगा, साई 1 हो जाएगा √2/a साइन πx/a। साई 2 क्या हो जाएगा आपके पास, √2/a साइन 2πx/a। ये आपके पास हो गए। तो आपको चेक करना है कि ये ऑर्थोगोनल है या नहीं। तो ऑर्थोगोनल के लिए आपको चेक करना पड़ेगा साई 1 साई 2 dx से वैरी कर रहा है, इक्वल टू आपके पास 0 है या नहीं। अगर ये 0 के बराबर आ गया, 0 से a के साथ आपको ऊपरना है पूरा एंटायर स्पेस, ये 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या, ये दोनों ऑर्थोगोनल भी है। फिर आपको चेक करना है कि ये नॉर्मलाइज है या नहीं। तो आप क्या करोगे, साई 1 साई 2 को dx के साथ चेक करोगे। अगर ये आपका 1 के बराबर आ गया 0 से ओवर एंटायर स्पेस, अगर ये 1 के बराबर भी आ गया तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा नॉर्मलाइज्ड भी आपका हो जाएगा। आपको नॉर्मलाइज चेक कर दो, क्या करना है, साई 1 को साई 1 के साथ करना है, साई 1 को साई 1 के साथ चेक करना है। फंक्शन आपका कोई सिंगल ही आपका क्या होगा, नॉर्मलाइज होगा। तो ये आपको चेक करना है। अगर साई 1 आपका dx 1 के बराबर है तो इसका मतलब क्या, आपका फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज है। फिर आपको चेक करना है कि वो ऑर्थोगोनल भी है या नहीं है। तो ऑर्थोगोनल तो किसी दूसरे के साथ में ही होगा। तो साई 1 आपने ले लिया, साई 2 आपने ले लिया, तो साई 1 साई 2 का आपने इंटीग्रेशन कर दिया dx के साथ। तो इसका अगर आपका 0 के बराबर आ गया तो इसका मतलब क्या है, ये ऑर्थोगोनल भी है। तो आप इन चीज़ों को चेक करके देखिए कैसे आप इनको कर सकते हो। ये आराम से आपका हो जाएगा। आपका जो सी ऑप्शन है वहाँ पर बोथ ऑर्थोगोनल एंड नॉर्मलाइज्ड, ये आपका सही आंसर निकल कर आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है इफ साई xt, ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। इसका आंसर क्या है, इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। उसके अलावा मैंने क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिया हुआ ये वाला क्वेश्चन। यहाँ पर एनर्जी का स्पेस आपको चेक करना है कि किसके अंदर यहाँ पर डिक्रीज़ करेगा, एनर्जी लेवल के बढ़ने के साथ उसके साथ डिक्रीज़ करेगा। क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका हूँ, अब मैं आपको आंसर करा रहा हूँ इस क्वेश्चन का कैसे आप लोग कर सकते हो। तो हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी, चलो मैं आपको इसको बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हो। आप इसे खुद ही करके देखिएगा कि कैसे आप लोग इसको कर सकते हो। तो ट्रांसलेशन के लिए आपके पास जो एनर्जी है वो ये है, मैं चार्ट का यूज़ कर रहा हूँ। वाइब्रेशन के लिए जो आपके पास एनर्जी है वो ये है। इलेक्ट्रॉनिकल के लिए जो आपके पास एनर्जी है वो क्या है, ये है। आपसे रोटेशन की वहाँ पर उसने बात की नहीं। तो जो आपके पास ट्रांसलेशन की एनर्जी है वो आपके पास जो En है वो क्या है, आपके पास n²h² 8 ml² है। ये आपके पास एनर्जी है किसके लिए, आपके पास ट्रांसलेशन मोशन के लिए। तो आपकी जो E1 होगी वो क्या होगी, 1 का स्क्वायर h² 8 ml²। E2 क्या होगी आपके पास, E2 आपके पास होगी 2 का स्क्वायर h² 8 ml²। ये आपके पास 2 के लिए हो गई। E3 क्या हो जाएगी आपके पास, 3 का स्क्वायर h² 8 ml²। सिमिलरली आप E4 को भी निकाल सकते हो। इनको निकाल कर देखिए, उसके बाद जाहिर सी बात है आपकी जो एनर्जी जो चेंज हो रही है वो कैसे हो रही है, एनर्जी आपके ऊपर चेंज हो रही है। तो E1 कहाँ आएगा, मान लें E1 आपका यहाँ पर है 1h²। दूसरा आपका कहाँ हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 पे पहुँच, 2 का स्क्वायर यानी कि 4 पे हो जाएगी। ये कहाँ पे आपके पास, ये है h² 8 ml²। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4h² 8 ml²। ये आपके पास क्या हो जाएगा, उसके अगला 9, ये क्या हो जाएगा 9h² 8 ml²। तो इनके बीच का गैप क्या रहा, इनके बीच का आपका गैप रहा 3h²
8 ml² गैप इनके बीच में रहा। इनके बीच में जो गैप है वो कितना रह गया 5h² / 8 ml²। तो गैप यहाँ पर देखिए इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। अगर मैं इसके ऊपर की बात करूँ तो यहाँ पर आपके पास आएगा 4h² / 8ml², यानी कि कितना 16h² / 8ml²। इनका गैप कितना बढ़ जाएगा आपके पास, इसका गैप बढ़कर हो गया 7h² / 8ml²। यानी कि ट्रांसलेशन मोशन के अंदर अगर आप जनरल एनर्जी एक्सप्रेशन से E1 E2 E3 E4 निकालोगे और फिर एनर्जी लेवल के डायग्राम को आप बनाओगे तो आप देखोगे कि विद इन इंक्रीज इन एनर्जी आपके एनर्जी लेवल का गैप क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। अगर ये सेम चीज़ आप लोग वाइब्रेशन मोशन के लिए करोगे तो आप वहाँ पर चेक कर देखोगे कि आपके एनर्जी लेवल का गैप क्या है, सेम रहा, हर बार क्या रहेगा वो सेम ही रहेगा। अगर आप लोग वो किसके लिए देखोगे, हाइड्रोजन एटम के लिए जब आप देखोगे तो आप देखोगे विद इंक्रीज एनर्जी आपका गैप क्या होता रहता है, डिक्रीज होता रहता है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है, आप लोग इसे भी ईजिली कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आप इस क्वेश्चन को करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है ये वाला, ए सेट ऑफ n वेक्टर्स x1 x2 and xn तक। वेक्टर को आप लोग फंक्शन बोल सकते हो, तो मैं वेक्टर को फंक्शन बोल के इस क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूँ आपको कैसे कर सकते हैं। ए सेट ऑफ n फंक्शंस x1 x2 xn तक सेटिस्फाई द आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर एन ऑपरेटर a विद स्केलर आइगन फंक्शन। यानी कि आपको कह रहा है कि जो आपका a है जब वो x1 से जाएगा तो आपका लैम्डा 1 इंटू में x1 देगा, फिर आपका जो a है वो x2 के साथ जाएगा तो आपका लैम्डा 2 x2 देगा, फिर जो आपका a है वो x3 के साथ जाएगा तो आपके पास लैम्डा x3 देगा, x जो a है वो x4 के साथ जाएगा तो आपके पास लैम्डा 4 x4 देगा, एंड सो ऑन। ये आपको गिवन है, उसने आपको दिया हुआ है। द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ x बिलोंग्स टू क्या, x बिलोंग्स टू क्या मतलब x बिलोंग्स टू ck x के, वेयर ck इज क्या, सी के आपको दिया हुआ है नॉन स्केलर कोफिशिएंट। आपको ये चेक करना है कि जो इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है ये क्या, ये आइगन फंक्शन है। क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शन में क्या गिवन है, इज नॉट आइगन फंक्शन या वेक्टर ऑफ ए, इज एन आइगन फंक्शन ऑफ ए, इज एन आइगन फंक्शन ऑफ ए, इज एन आइगन फंक्शन ऑफ ए। तो आपको चेक करना है कि जो आपका ये x बिलोंग्स टू ये सी के एक्स के है, क्या ये आइगन फंक्शन है, ये लीनियर कम्बिनेशन है। लीनियर कम्बिनेशन ऑफ x, कैसे लीनियर कम्बिनेशन ले रहे हो आप, सी के बाई एक्स के ले रहे हो, सी के आपके पास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो चलिए इसको करके देखते हैं हम लोग कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो आपको लीनियर कम्बिनेशन लेना है, तो कम्बिनेशन में कैसे करूंगा इसका, मान लीजिए आप क्या ले रहे हो, पहले आप x1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो आपके पास x1 है वो क्या है, c1 x1 है, जो आपके पास x2 है वो क्या है, वो आपके पास c2 x2 है, जो आपके पास x3 है वो क्या है, आपके पास c3 x3 है, जो आपके पास x4 है वो क्या है, आपके पास c4 x4 है। अब आपको इस x का लीनियर कम्बिनेशन चेक करना है कि क्या वो आइगन फंक्शन है या फिर वो आइगन फंक्शन नहीं है। तो लीनियर कम्बिनेशन के तौर पर मैं सिर्फ यहाँ पर 2 लेके चल लेता हूँ। मान लीजिए हम लोग क्या ले रहे हैं, x1 x2 के साथ हम लोग बाकी सबको ले रहे हैं, सोल्व हम लोग इसी को करते रहेंगे। क्या ये भी आपका आइगन फंक्शन होगा ऑपरेटर ए के लिए? तो चेक कैसे करते हैं, ऑपरेटर को फंक्शन के ऊपर लगा दो, अगर वापस से आपके पास कुछ भी कांस्टेंट क्वांटिटी और वापस से आपके पास सेम फंक्शन निकल कर आ गया तो इसका मतलब ये अभी आपका आइगन फंक्शन को फॉलो कर रहा है। तो इसको जब मैं खोलूंगा तो मैं कैसे इसको मैं खोल सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पर खोल के दिखा रहा हूँ। ऑपरेटर को x1 के ऊपर लगाओ, ऑपरेटर को x2 के ऊपर लगाओ, ऑपरेटर को x3 के ऊपर लगाओ, इसको आप इस तरीके से खोल सकते हो। उससे पहले आप क्या करो, आप x1 x2 को खोल लो। ए ऑपरेटर आपका ऐसे है, इसको लिखोगे c1 x1 लिखोगे, क्या लिखोगे c2 x2 लिखोगे, एंड सो ऑन। इसको कैसे खोलोगे, अब आप इसको लिख सकते हो क्या, ए ऑपरेटर को आपने लगाया किसके ऊपर, c1 x1 के ऊपर लगाया, प्लस में क्या ए ऑपरेटर को आपने लगाया किसके ऊपर, c2 x2 के ऊपर लगाया, इसके ऊपर किसने लगाया, आपने ए ऑपरेटर लगाया किसके ऊपर, c3 x3 के ऊपर आपने लगाया। उसका क्या लिख सकते हो, ये आपके पास कांस्टेंट आपको गिवन है कि आपका जो c1 है, c2 है, आपके पास जो ck है, ck को आपको कांस्टेंट गिवन है। इसका मतलब क्या, c1 c2 c3 c4 सारे के सारे कांस्टेंट है, तो इसको आप बाहर निकाल सकते हो। c1 को आपने बाहर निकाल दिया, ए ऑपरेटर x1, ये क्या बच के आपके पास c2 को बाहर निकाल दिया, ए ऑपरेटर x2, ये है कि आपने c3 को बाहर निकाल दिया, ए ऑपरेटर x3, ये आपने कर दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आप इसको वैल्यू पुट करो। ए x1 आपके पास गिवन है, क्या गिवन है आपके पास, ए x1 आपको गिवन है क्या, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन आपको गिवन है कि आपके स्केलर के दिए हुए हैं लैम्डा 1, ये आपको आइगन वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा है ए सेट ऑफ n फंक्शंस x1 x2 से xn तक सेटिस्फाई द आइगन वैल्यू इक्वेशन फॉर एन ऑपरेटर ए विद स्केलर आइगन वैल्यूज। यानी कि ये आपको दिया हुआ है, इस पहली स्टेटमेंट से आपने ये चीज़ लिखी थी, ए x1 आपका लैम्डा 1 x1 के बराबर था, ए x2 आपका लैम्डा 2 x2 के बराबर था। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ पर इनकी वैल्यू रख दी। ए x1 आपके किसके बराबर है, लैम्डा 1 x1 के बराबर है, जो आपके पास c2 एज इट इज़ है, ये किसके बराबर है आपके पास, लैम्डा 2 x2 के बराबर है, ये किसके बराबर है आपके पास, c3
ये आपके पास लैम्डा 3 x3 के बराबर है, एंड सो ऑन भी हम लोग इसको कर सकते हैं, एंड सो ऑन कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को चेक करना है, अगर आपके पास ये जो लैम्डा की वैल्यू है, अगर ये लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 या जितने भी हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ कि लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 3 इक्वल टू लैम्डा 4 है, इक्वल टू क्या है, लैम्डा के बराबर है, तो आप यहाँ से लैम्डा को बाहर निकाल सकते हो। अगर ये लैम्डा की सारी वैल्यूज़ बराबर है तो आप इनको बाहर निकाल सकते हो और अंदर लिख सकते हो c1x1 प्लस का क्या, c2x2 c2x3, यानी कि जहाँ से आप चले थे, ये आप c1 को क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो x1, ये क्या हो जाएगा आपके पास x2, ये क्या हो जाएगा, ये x1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा x3। तो जहाँ से आप चले थे वहाँ पहुँच जाओगे, जहाँ से आप चले थे वहाँ पहुँच जाओगे, और साथ में कोई कांस्टेंट रहेगा। लेकिन इसको आप बाहर तभी निकाल सकते हो जब इन सभी की वैल्यू क्या हो, सेम हो। अब ऐसा ऑप्शन आपको ढूंढना है जहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 की वैल्यू क्या रहे, सेम रहे। तो देखते हैं कि इस ऑप्शन के अंदर गिवन है, पहला ऑप्शन क्या गिवन है, इज़ नॉट एन आइगन फंक्शन ऑफ ए, तो ये तो बात नहीं है। आगे देखते हैं हमारा ऑप्शन कहाँ मिलेगा। आपका ऑप्शन हो गया, ये रहा आपका ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, इज एन आइगन फंक्शन ऑफ ए ओनली इफ द लैम्डा के आर ऑल इक्वल। हमने प्रूव किया अगर आपके लैम्डा के यानी कि लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4 अगर ये आपके सारे इक्वल होंगे तो आप इसको बाहर कांस्टेंट निकाल सकते हो। बाहर कांस्टेंट निकालने के बाद अंदर बचेगा c1x1 c2x3 c3x3, इसको आप बोल सकते हो x1, इसको बोल सकते हो x2, इसको बोल सकते हो x3। तो आप इस तरीके से इसको आइगन फंक्शन प्रूव कर सकते हो, तभी कर सकते हो जब आपके सारे लैम्डा क्या हो, बराबर हो, यानी कि मतलब क्या, आपके लैम्डा के की वैल्यू सारी क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन सी गलत और ऑप्शन डी गलत, ऑप्शन बी इस केस के अंदर सही हो जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस मैंने करा दिए, बाकी के मैंने आपको हिंट दिए हैं, आप कर देखिए सारे क्वेश्चन। अगर आपसे अभी भी कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा। तो अभी आपकी बेसिकली क्वांटम केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। हमने हाइड्रोजन एटम को इंट्रोड्यूस कर दिया है, किस तरीके से हाइड्रोजन एटम को पढ़ने वाले हैं वो भी मैंने आपको आज की क्लास के अंदर बताया है। जस्ट एक हिंट दिया है, एक इंटीग्रेशन मैंने आपको याद कराया है। हाइड्रोजन एटम को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ आप तक वो लेक्चर की नोटिफिकेशन पहुँच जाए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए।